आप सभी को नमस्कार। आज इस 41वें राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभ अवसर पर जितने आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं अभी तक, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर अनुपमा मैम से अनुरोध करूँ, उससे पहले एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष आज का जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह केवल हिंदी भाषा या प्रौद्योगिकी से संबंधित रुचि रखने वालों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु मुझे लगता है जितने अध्येता हैं, किसी भी विषय के अध्ययन कर रहे हों, किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हों, उनके लिए महत्वपूर्ण है। विषय है पठन कौशल की अर्थग्राह्यता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग स्किल। और इस अवसर पर मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा, जिनका उपनाम है उर्त्रित, आप राज्य संसाधक हिंदी एवं सुप्रसिद्ध व्यंगकार हैं। आपकी कई व्यंग की पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई हैं। आप हैदराबाद तेलंगाना में हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बाबू सर हमसे जुड़े हुए हैं, बाबू सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली से आगे के कार्यक्रम का आप संचालन करें। महोदया का लगातार सक्रिय सहयोग हमारे इस पटल को प्राप्त होता रहा है। एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस पूरे राष्ट्रीय कार्यशाला का संचालन करें। महोदया, स्वागत है। धन्यवाद सर। कहते हैं, सुनिए जनाब, किताबों से दोस्ती कर लीजिए। सुनिए जनाब, किताबों से दोस्ती कर लीजिए। वक्त, हालात और लोग सब बदल जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत शुभ संध्या। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आपका इस सारगर्भित आभासी संगोष्ठी में सादर स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हैं एक ऐसे विषय पर संवाद हेतु जो केवल शैक्षणिक नहीं, जीवन की दिशा और दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। और वह विषय क्या है? पठन कौशल की हृदय ग्राह्यता, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि जो पढ़ा उसे समझना और जो समझा उसे आत्मसात करना। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ना है तो कुछ इस तरह पढ़ो कि किताब खुद बोले। पढ़ना है तो इस तरह पढ़ो कि किताब खुद बोले। तेरी नजरों में वो बात है जो हर किसी में कहा। तो आज का दौर सूचना का है, परंतु सूचना का सागर भी व्यर्थ है यदि हमारे पास समझने और अर्थ निकालने का सलीका ना हो। तो इसीलिए हम यह जो कार्यशाला आज आयोजित करने जा रहे हैं, वास्तव में यह भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से सभी के अध्ययनार्थ उपलब्ध है। भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, जिसके अंतर्गत निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत सतत अध्ययन व अभ्यास और कौशल संवर्धन का अवसर सभी शिक्षार्थियों को पांडिचेरी विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके हिंदी विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। शिक्षकों तथा पाठ्यक्रम समन्वयक से संवाद सत्र, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान श्रृंखला आदि को नियमित रूप से यहाँ आयोजित किया जाता है। और इसी क्रम में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को ये कार्यशाला आयोजित होती है, जो कभी राष्ट्रीय तो कभी अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेती है। और आज की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज के जो हमारे वक्ता हैं उनके विषय में ज्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप स्वयं उस व्यक्तित्व से मिलेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे, क्योंकि वह ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी लेखनी में विनोद की धार है और व्यंग्य उनकी आत्मा का एक हिस्सा है, जो हास्य के बहाने सच कहने की कला जानते हैं और जो शब्दों से चित्र नहीं बल्कि चिंतन रचते हैं। कभी लफ्जों से हंसाते हैं, कभी सच्चाई चुभाते हैं। वो लेखक नहीं, आईना है जो वे समाज को दिखाते हैं। तो हमें अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, प्रख्यात लेखक आदरणीय डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्तृप्त जी। मैं आपके समक्ष वक्ता का एक संक्षिप्त
परिचय भी रखना चाहूंगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वे एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, बाल साहित्य लेखक और कवि हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार के लिए प्राथमिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 55 पुस्तकों को लिखने, संपादन करने और समन्वय करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके ऑनलाइन संपादन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कामों के ऑनलाइन संस्करणों का संपादन भी शामिल है। व्यंग्यकार डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र जी ने शिक्षक की मौत पर साहित्य आज तक चैनल पर 8 लाख से अधिक पढ़े लिखे और सुने गए प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। तेलंगाना हिंदी अकादमी, तेलंगाना सरकार द्वारा श्रेष्ठ नव युवा रचनाकार सम्मान 2021 में उन्हें प्राप्त हुआ, जो स्वयं वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी के कर कमलों द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। और व्यंग्य यात्रा रविंद्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ, जिसे प्रदान किया आदरणीय सूर्य बालाजी, प्रेम जन्मेजय जी, प्रताप सहगल जी, कमल किशोर गोयनका जी के कर कमलों द्वारा उन्हें दिया गया ये। और साहित्य सृजन सम्मान, जो स्वयं हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठात्मक सम्मान वे प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है आज के इस आभासी मंच के माध्यम से। तो महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको अनुग्रहित करें, हम सबके समक्ष अपना व्याख्यान रखें। तो आपका स्वागत है महोदय। पहली बात तो ये है जी, इतने बड़े पटल पर और जहां पर जयशंकर बाबू जी इतने महत्वपूर्ण कार्य को लिए हुए तपस्वी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम देख रहे हैं कि हर सप्ताह एक नए विषय के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिससे तो शोधार्थियों का ज्ञानवर्धन तो हो ही रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और विशेषकर आज के कार्यक्रम में गंगाधर वानोड़े जी, जो कि क्षेत्रीय निदेशक हैदराबाद के रह चुके हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के, उनका जुड़ना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और राव जी, वेंकटेश्वर राव जी, जो कि राजभाषा सहूलियतकार पुस्तक लिखकर राजकमल समूह की ओर से जो पुस्तक लिखी गई है उसकी बड़ी चर्चा है, उसके लिए भी मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका जुड़ना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को जिस तरह से अनुपमा जी और हमारे उमेश जी जिस तरह से चला रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और सीधे मैं कार्यक्रम की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी हमारा समय निकल चुका है। मैं समझता हूं कि समय व्यर्थ न करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज का जो विषय है, ये विषय पठन कौशल से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इन कौशलों के माध्यम से हम भाषा अधिगम की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज पठन कौशल की जो अर्थग्राह्यता है उस पर हमारी चर्चा होगी, उसी पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं इस विषय पर और अच्छी तरह से आपको, मतलब कि अगर इसे आप देखते हुए समझे तो और अच्छा होगा, तो मैं पीपीटी शेयर करता हूं, जिससे आपको इसका लाभ भी मिलेगा। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो सत्र है पठन कौशल की अर्थग्राह्यता के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भाषा का जो अधिगम होता है वो कौशलों के माध्यम से होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 प्रमुख कौशल हैं। इसके अंतर्गत पठन कौशल का जो महत्व है उसे अगर हमें समझना है तो उनकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के हम इस कक्षा में इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम 6 बातों पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला ये होगा कि पठन क्या है, जिसे हम रीडिंग किसे कहते हैं। दूसरा है पठन का महत्व क्या है। तीसरा है पठन कैसे होता है। चौथा है पठन के चरण क्या होते हैं।
5वां है पठन कैसे करें, और छठा है पठन की चुनौतियां क्या हो सकती हैं। तो अगर हम इन बातों पर अगर एक एक करते हुए ध्यान दें तो हमें आज पठन कौशल की अर्थग्रहता के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पठन क्या है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड दिखाई दे रहा होगा जो कि अन्य भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में ना लिखकर किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ है। इस भाषा को जो जानते होंगे वो इसे पढ़ पाते होंगे, लेकिन अन्य भाषाई लोग क्या इसे पढ़ पाएंगे? एक बार देखिए आप इसे, क्या ये संभव है? तो इसे पढ़ना काफी कठिन होता है। उसका कारण यह है क्योंकि आप इस लिपि से परिचित नहीं हैं। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं और उसमें किस तरह से पठन के अंतर्गत उसके उत्तर देने होंगे, उसको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं आपके सामने उसी इससे पहले मैंने आपको मलयालम की स्लाइड दिखाई थी, उसको मैंने हिंदी में इस तरह से बनाया है। अब इसको हम पढ़ते देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक राजा था, उसका नाम दशरथ था। उसके 4 पुत्र थे, उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गए। वहां रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने रावण के साथ युद्ध किया, रावण का वध किया, सीता को मुक्त कराया। अब देखिए सर, इसके बाद अभी मैंने जो आपको गद्यांश सुनाया उससे संबंधित मैं 5 प्रश्न यहां पर दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, राम के पिता का नाम क्या था? ध्यान से सुनिएगा, राम के पिता का नाम क्या था? अभी तक आपने जो अनुच्छेद सुना था, जिसका मतलब अगर उसकी लाइन को मैं फिर से दोहराऊं, एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, उसके 4 पुत्र थे, उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है राम के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है बताइए? राजा दशरथ। जी, दशरथ इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर से ज्यादा हमें प्रश्न पर, इसके प्रश्न की बनावट पर ध्यान देना है। फिर से मैं उन 4 पंक्तियों को दोहराता हूं और इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिए। एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, उसके 4 पुत्र थे, उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। आप में से कोई बता सकता है उन 4 पंक्तियों और इस प्रश्न का अगर एक बार हम इसे जोड़ कर देखें तो इसमें क्या अंतर है? आप में से कोई भी, अभी तक हमने 4 पंक्तियां पढ़ी थी। एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, उसके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रश्न है राम के पिता का नाम क्या था? आप लोगों ने कुछ ध्यान दिया प्रश्न के बनावट पर? अशुद्धियां हैं सर इसमें। क्या अशुद्धि है सर? मतलब राम के पिता का नाम था, उनके 4 पुत्र थे। अगर आपने जी उनके 4 ये देखिए, मैं फिर से इस अनुच्छेद को यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए, एक राजा था, उसका नाम दशरथ था, उसके 4 पुत्र थे, उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। प्रश्न ये है राम के पिता का नाम क्या था? आप ध्यान से देखिएगा कि इस पूरे अनुच्छेद में पिता शब्द नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, आप एक राजा था, इसमें आपको पिता शब्द नहीं मिलेगा। उसका नाम दशरथ था, पिता शब्द नहीं मिलेगा। उसके 4 पुत्र थे, पिता शब्द नहीं है। के नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। यहां तक कि अनुच्छेद की समाप्ति तक भी आपको पिता शब्द नहीं मिलेगा। जबकि प्रश्न पूछते समय राम के पिता का नाम क्या था? स्वाभाविक रूप से होता यह है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, चाहे बच्चे, मैं आपको एक सामान्य सा अनुच्छेद ले रहा हूं, अगर आप यही अनुच्छेद बड़े स्तर पर लेंगे तो उसकी दिक्कत उसके अनुरूप बनेगी। अब बालक क्या करता है कि अगर उसको ये भाषा समझ में नहीं आती तो वो उसको डिकोड करने की कोशिश करता है। डिकोड करने का मतलब क्या है? वो देखेगा कि राम शब्द जो है इस अनुच्छेद में कहां पर है। एक राजा था, इसमें राम शब्द नहीं है।
उसका नाम दशरथ था, इसमें राम शब्द नहीं है। उसके 4 पुत्र थे, इसमें राम शब्द नहीं है। उनके नाम राम लक्ष्मण, ये राम शब्द आ चुका है। अब ये राम कहने पर बच्चा क्या करेगा, इसको डिकोड करने की कोशिश करेगा, इस संकेत को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेगा। तो जो बच्चे पिता शब्द का अर्थ जानते हैं वो लिख पाएंगे कि राम के पिता का नाम दशरथ था। यदि अगर वो पिता का अर्थ नहीं समझेंगे, अगर वो ये समझे कि पिता का मतलब भाई होता है, तो शायद उत्तर ये लिख दे कि राम के पिता का नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। कारण क्या है, पिता शब्द अनुच्छेद में नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न की जो बनावट है इसमें अंडरस्टैंडिंग देखिए, अर्थग्राह्यता देखिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अनुच्छेद पढ़ने के साथ सीधे उसके उत्तर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न एक व्यक्ति के नाम को निकालने के लिए किया गया है। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है वो संज्ञानात्मक प्रश्न होता है, इसी को हम कॉग्निटिव रीडिंग भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश में दुष्ट पात्र कौन है? तो आप यहाँ पर देखिए, इस पूरे गद्यांश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। मैंने राम को आदर्श राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्रेष्ठ राम ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने नहीं किया, और ना ही रावण के लिए मैंने दुष्ट रावण, नीच रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये तो मैंने पढ़ने वाले पर छोड़ दिया कि वो निर्णय करे कि इस अनुच्छेद में दुष्ट पात्र कौन है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि इस गद्यांश में दुष्ट पात्र कौन है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने गद्यांश में कहीं भी किसी भी पात्र के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया या विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये तो मैंने पढ़ने वाले पर छोड़ दिया कि वो पढ़कर निर्णय करे कि इस गद्यांश में पात्र कैसा है। तो यहाँ पर जो पढ़ने की प्रक्रिया हो रही है, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर वो तुलना कर रहा है। तो पठन के अंतर्गत यहाँ पर तुलना की प्रक्रिया हो रही है, तो इसको हम तुलनात्मक पठन कहते हैं। अगर आप तीसरे प्रश्न की ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे, राम के स्थान पर आप होते तो रावण के साथ क्या करते। अब यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है ये ओपन एंडेड होता है। यहाँ पर पढ़ने वाले के पास कई सारे विकल्प होते हैं। यह प्रश्न पूछने पर भी निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से सोचने पर मजबूर करें। जैसा यहाँ पर दिया, राम के स्थान पर आप होते तो रावण के साथ क्या करते। गद्यांश में दिया है कि राम ने रावण का वध किया, यदि आप होते तो राम के स्थान पर क्या करते। तो यहाँ पर इसके बहुउत्तरीय निकल सकते हैं, बहुत सारे उत्तर निकल सकते हैं। ये पढ़ने पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसको समझता है। ये ओपन एंडेड है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपके सामने इसके स्थान पर एक और प्रश्न पूछूं, मान लीजिए कि मैं आपके मस्तिष्क में लाल रंग का कॉन्सेप्ट बिठाना चाहता हूं, तो वहां पर अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि टमाटर, पके टमाटर का रंग क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा। पके टमाटर का रंग क्या होता है, तो उत्तर क्या होगा आपका। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लाल होगा, लाल होगा सर। लाल लाल। हाँ, पके टमाटर का रंग लाल होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न में होता क्या है कि सोचने की ज्यादा यहाँ पर संभावना नहीं होती। यदि मैं प्रश्न को बदल दूं तो लाल रंग का कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में इस तरह से घर कर जाएगा कि आप इसमें और अच्छी तरह से भाग ले सकते हैं। अगर मैं प्रश्न बदल कर ये कहूं कि लाल रंग में पाई जाने वाली वस्तुओं कौन सी है, तो यहाँ अभी जितने भी लोग अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबके पास एक एक उत्तर होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं लाल रंग में पाई जाने वाली वस्तु कौन सी है? सब अब भाग ले सकते हैं जी, कोई भी बताइए जी। सर खून हो सकता है, लाल कपड़ा हो सकता है, बिल्कुल रक्त हो सकता है, तरबूज हो सकता है जी। उत्तर चैट बॉक्स में मैंने जो उत्तर देखे बहुत बढ़िया उत्तर है। जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर पढ़ने के बाद जो विचार करने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। अब इसमें देखिए जो अगला प्रश्न है, राम ने रावण का वध किया, क्या यह सही था? क्यों?
अब इस तरह के जो प्रश्न के उत्तर होते हैं, इसके अंतर्गत होता क्या है कि निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये पठन के अंतर्गत निर्णय करने की क्षमता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जबकि अंतिम प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग इसे पढ़ेंगे सब अपने अपने हिसाब से इसके शीर्षक सुझाएंगे। तो यहाँ पर जो शीर्षक देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप एक शीर्षक का सृजन करते हैं। तो इस तरह का जो पठन होता है वो सृजनात्मक पठन कहलाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पठन के अंतर्गत 5 तरह के पठन निकल कर आते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक पठन, दूसरा होता है तुलनात्मक पठन, तीसरा होता है विचारोत्तेजक पठन, चौथा होता है निर्णयात्मक पठन और पांचवा है सृजनात्मक पठन। अब ये जो पठन है, यह पठन आप छोटी कक्षाओं से लेकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों तक के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अब अंतर इतना होता है कि जिस स्तर पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस स्तर के अनुरूप होता है। यही कारण है कि हम ये समझ जाते हैं कि पठन कुछ नहीं, ये तो केवल संकेतों को पहचान कर पढ़ना होता है। और जो हम परिभाषा देते हैं कि पढ़ना क्या है, वो तो क्या है कि संकेतों को हम क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। यानी कि जो उच्चारित ध्वनियां हैं उसको हम लिपिबद्ध करते हैं, उसी को हम पठन कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। तो इसके अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हमको दिखाई देता है, जो विजुअल है, उसको हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। और देखने की जो प्रक्रिया होती है वो आंखों की कॉर्निया से होते हुए वो भीतर की ओर जाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो कि मस्तिष्क के अंदर एक स्थान है, वहां पर पहुंचता है। और वहां पर इसको क्या किया जाता है, प्रतीकों को संसाधित किया जाता है। यही कारण है कि तमिल भाषी तमिल के अक्षरों को वो क्या करता है, विजुअल कॉर्टेक्स से पहचानने की कोशिश करता है। हिंदी के लिए भी वही एप्लीकेबल होता है, मलयालम के लिए भी वही एप्लीकेबल होता है। यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी अगर जितनी भी लिपियां हैं, उन लिपियों के अपने अपने का आकार हैं और उन आकारों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसको चिन्हित किया जा रहा है। तो इसको हम जो पहचानने की प्रक्रिया करते हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है। और जब ये संकेत जब पहचाने जाते हैं तो फिर ये ऑर्थोग्राफिक्स मैपिंग के द्वारा आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब वो दूसरे स्टेज में, मस्तिष्क के दूसरे स्टेज पर जाता है जहां पर उसको समझने की चेष्टा की जाती है। मान लीजिए अब आपके सामने अंग्रेजी में एक शब्द है CUT है और दूसरा शब्द है PUT। अब आप ध्यान दीजिए, CUT कट हो रहा है और PUT पुट हो रहा है। अब हो सकता है कि इसके अपने नियम हो, लेकिन आप जब ऑर्थोग्राफिक्स में जा रहे हैं तो कहां पर इसको कट करना है, कहां पर इसको पुट करना है या पुट करना है, ये आपको ऑर्थोग्राफिक्स के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो कुल मिलाकर जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती तो इसमें 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक होता है फोनोलॉजिकल रूट होता है, यानी कि ध्वन्यात्मकता का, और दूसरा होता है लेक्सिकल सिमेटिक रूप, यानी कि आप उसको जोड़ कर, यानी अक्षरों को जोड़कर जब शब्द बनाते हैं तो दूसरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो पढ़ने की प्रक्रिया है, पढ़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जब हम किसी को कहते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ये केवल एक स्टेटमेंट दे देने से नहीं होता, इसके पीछे की बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। और पठन उतना आसान काम नहीं होता, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इसे और आगे देखें तो ये पठन का महत्व क्या है, क्या अब क्यों हम पठन करते क्यों है, तो उसका महत्व अगर हम समझे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। ये हमारी सबसे पहली बात तो क्या, ये ज्ञान और सूचना का भंडार होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है या सूचना प्राप्त करना है या कि, तो इसके लिए आपको पढ़ने का सहारा लेना पड़ता है। आपका शब्द भंडार विकसित होता है और इससे आपका क्या नाम है, बेहतर एकाग्रता भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और आपकी स्मृति में सुधार भी होता है और तनाव में कमी आती है। कि आप अगर आप तनाव में हैं तो आपको कुछ सामग्री पढ़ने से आप क्या है, अपने तनाव को कम कर सकते हैं।
कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़िए, तो भगवत गीता पढ़ने से कई लोगों के तनाव की कमी हो जाती है। तो ये पढ़ने की प्रक्रिया बहुत लाभदायक होती है। आगे देखिए, इसमें सहानुभूति का विकास होता है, लेखन कौशल में सुधार भी होता है, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे तो उतनी अच्छी समझ बनेगी, और जितनी अच्छी समझ बनेगी तो लिखने के कौशल में उतना ही सुधार होगा। और इसमें आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है, और मनोरंजन और आनंद तो प्राप्त होता ही होता है। तो कुल मिलाकर ये जो पठन कौशल का जो महत्व है, इन सब के अतिरिक्त भी कई सारी बातों के लिए भी लाभदायक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आगे चलकर कि पठन कैसे होता है, तो इसके लिए हमें उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। आप जब कोई अक्षर, शब्द या वाक्य देखते हैं तो आप सबसे पहले करते क्या हैं? ध्यान दीजिए एक बार, जब आप कोई अक्षर या शब्द या वाक्य देखते हैं तो करते क्या हैं? तो आप सबसे पहले उसको डिकोड करते हैं। डिकोड करने का मतलब क्या है? पहचानने की चेष्टा करते हैं। आप देखिए, और आ दोनों अक्षर बनावट में एक जैसे हैं, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है। तो इस छोटे से अंतर को पहचानना डिकोड कहलाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ग और म, उसमें क्या अंतर है, तो इस अंतर को डिकोड करना, संकेतों के ध्यान में, अगर उसको अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। अब देखिए, य और थ दो अक्षर हैं, य और थ में बहुत ही छोटा सा अंतर है। डिकोड करते समय यदि उस अंतर को समझ नहीं पाएंगे तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो पठन की जो प्रक्रिया है वो 3 रूप से चलती है। पहला होता है डिकोडिंग, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा होता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इस चीज को हम अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर देखिए, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि संकेतों को पहचानना। अब ये पठन का सबसे पहला और बुनियादी चरण है, और हम इसमें क्या करते हैं, अक्षरों को उसकी ध्वनियों से जोड़ते हैं और इसके उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे ममता शब्द है, तो ममता में म, त और आ की मात्रा जो है, उसको जब आप जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अक्षरों को पहचानना पड़ता है, मात्रा को पहचानना पड़ता है, उन्हें जोड़ जोड़ कर पढ़ने की चेष्टा करनी पड़ती है। अब उसके बाद अर्थबोध की बात आती है कि ममता शब्द तो आपने पढ़ दिया, ममता का अर्थ भी समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं इसे और अच्छी तरह से समझाऊं, मान लीजिए कबीरदास का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो आज। यह दोहा कबीरदास का लिखा हुआ है। कबीरदास ने एक और दोहा लिखा है, वो है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब दोनों ही दोहे कबीर के द्वारा लिखे हुए हैं। आप अगर इसे पढ़ देते हैं, केवल पढ़ देते हैं, तो यह डिकोडिंग कहलाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों दोहों में जब तक आप उसके अर्थ को नहीं समझेंगे तो आप उन दोहों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। दोनों ही दोहे में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। आप देखिए, जब कबीरदास के पहले दोहे में काल करे सो आज कर में वो क्या कह रहे हैं कि कल का काम और आज करना चाहिए, आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षण प्रलय आ सकता है। तो यहाँ पर समय की बचत, समय के साथ, यानी समय से पहले काम करने की बात हो रही है। जबकि दूसरे दोहे में धीरे धीरे रे मना, यहाँ पर वो बताया कि जल्दीबाजी मत कर। दोनों ही दोहों का अपना अर्थ है और दोनों के अलग अलग संदर्भ हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर जब तक उस अर्थ को नहीं समझेंगे, अगर मान लीजिए बच्चों को हमने कहा कि आप अपना कार्य पूरा कीजिए, अगर हम किसी को कहते हैं कि आप अपना कार्य पूरा कीजिए, तो कहेंगे अरे कबीरदास ने कहा है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यहाँ पर वो दोहा इस अर्थ के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अर्थबोध का अर्थ होता है कि आप जब किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझे, किस लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका अर्थ कहाँ फिट बैठता है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अब देखिए, अमलीकरण की बात आती है। तीसरी बात, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि यह पठन का सबसे उन्नत स्तर होता है, यानी कि उसको एसिमिलेट करना, उसको आत्मसात करना, उसको समझने की चेष्टा करना है।
मान लीजिए अगर बच्चे को दोहा समझ में आ गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, दोहे का अर्थ बच्चे ने बता दिया। पहले बच्चे ने क्या किया, दोहे को पढ़कर सुनाया, यानी कि अक्षरों को पहचान कर उसने शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाया। दूसरे में उसने उसका अर्थ भी बताया। लेकिन वो लड़का या वो लड़की, चाहे जो कोई भी हो, वो समय का पालन नहीं कर रहा है, वो देरी से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने दोहे को तो समझा लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया, आचरण में कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पर पठन की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको डिकोड करना पड़ता है, उसका अर्थबोध करना पड़ता है और उसका आपको अमलीकरण करना पड़ता है, उसको आपको एसिमिलेट करना पड़ता है, तभी आप पढ़ने की प्रक्रिया को वास्तविक रूप से समझ पाते हैं। अब हम पठन के चरणों को लेंगे कि किस तरह से पठन के चरण हमारे सामने आते हैं। तो पठन के 6 चरण होते हैं। अब वो 6 चरण क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला चरण जो है वो है अक्षरों और शब्दों को पढ़ना। अगर आप पढ़ने की प्रक्रिया में निपुण बनना चाहते हैं तो 6 चरणों का आपको पालन करना होगा। अगर ये 6 चरणों का पालन अच्छी तरह से करेंगे तो आपके पठन कौशल में जो निपुणता है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको अक्षरों और शब्दों को क्या होगा, पढ़ना होगा। दूसरा है, इसके बाद आपको सरल वाक्य पढ़ने के अभ्यास को जारी रखना होगा। जितना अधिक आप सरल वाक्य पढ़ेंगे तो उतना अधिक आप क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य की, उसके बाद मिश्रित वाक्य की ओर बढ़ पाएंगे। इसमें देखिए, जब आप सरल वाक्य पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उसके अर्थ की ओर अग्रसर होते हैं। तो पहले चरण में क्या हुआ, आपने अक्षरों और शब्दों को जोड़ा। दूसरे चरण में आपने क्या किया, उस सरल वाक्यों के अर्थ को जानने की कोशिश किया। और तीसरे में वाक्यों के अर्थ को समझने की चेष्टा की। चौथे में आपने क्या किया, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना शुरू किया, फ्लुएंसी के साथ। जितना धारा प्रवाह के साथ पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ने की प्रक्रिया उतनी रुचिकर बन पाती है। और जो 5वां चरण है वो है गहरे चिंतन के साथ पढ़ना। जितना आप गहरी चिंतन करेंगे, यानी जितना आप उसको यानी कि उसके मर्म को समझेंगे, उतना अधिक आप पठन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। और जो 6वां चरण है वो है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब ये होता है कि लॉजिकल थिंकिंग करना। लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आपको लॉजिक के साथ उसको बताना होता है, सिद्ध करना होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसके पीछे के कारण को बता पाना, उससे सहमति असहमति जताने के लिए अपने तर्क को प्रस्तुत करना, ये कब संभव हो पाएगा, आप जितना अधिक पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी डिबेट में जो विद्वान आते हैं वो कई सारी पुस्तकें पढ़कर आते हैं। यही कारण है कि जब भी उनके सामने कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो तर्कसंगत उत्तर देकर वो सामने वाले की जिज्ञासा को क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। तो जितना आप अधिक पढ़ेंगे उतनी अधिक तार्किक शक्ति का विकास होता है। मात्र कुछ बातें यानी कि कुछ पुस्तकें पढ़ देने मात्र से आपकी तर्क शक्ति का विकास नहीं होता। तर्क शक्ति के विकास के लिए आपको निरंतर पढ़ना पड़ता है। आपकी क्षमता का विकास तभी हो सकेगा। अब पठन कैसे करें, अब जो हमारे पास अगला जो हमारा मतलब है वो है पठन कैसे करें। तो पठन करने के लिए आपको एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है कि आप किस उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, किसके लिए पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य, अगर आपका उद्देश्य निर्धारित है तो आप उसके अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप उद्देश्य तय करें। और दूसरा, पढ़ने के लिए जहां तहां नहीं पढ़ सकते। शायद ठीक है, जिसका मतलब कि जिसके ध्यान की क्षमता अधिक है वो जहां तहां पढ़ भी सकता है, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप एक सही वातावरण चुनें। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग IAS की तैयारी करते हैं वो 18 घंटे कमरे के एक कोने में बैठकर पढ़ते हैं। वो यानी कि एक वातावरण में बैठकर पढ़ते हैं जिससे कि वो अपने आप को एकाग्र कर सकें, अपना ध्यान विचलित न हो, इसके लिए वो एक स्थान पर बैठते हैं। छोटा कमरा होता है, अधिक सामान नहीं होते उसके अंतर्गत, केवल उनकी पुस्तकें होती हैं। तो इस तरह से सही वातावरण मिले तो वो उसके अंदर अपने आप को विकसित कर सकते हैं। इसके बाद जो एक विधि है उसको कहते हैं SQ3R विधि।
इस विधि का ध्यान हमें रखना चाहिए। SQ3R विधि का मतलब होता है, S का मतलब होता है सर्वे, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, R1 यहाँ पर जो 3R है यानी 3R है, उसमें पहला R है रीड, दूसरा R है रिसाइट और तीसरा R है रिव्यू। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले सर्वे यानी कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अब मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए बाजार में बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब उस पुस्तक में कौन सी पुस्तक सही है, कौन सी पुस्तक उपयोगी है, कौन सी पुस्तक आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, इसके लिए आपको एक सर्वे करने की आवश्यकता होती है। सर्वे करने का मतलब क्या है, बहुत सारा उसमें आपको सोचना विचारना होता है। और जब आप एक उपयुक्त पुस्तक का चयन कर लेते हैं तो आप उससे क्या करते हैं, अपने मन के सवाल उससे आप जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको रीड करना पड़ता है, फिर उसको आपको रिसाइट दोहराना पड़ता है और अंत में उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, जिससे कि आप अपने उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में बिठा सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपके अंदर पठन प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पठन हमेशा सक्रिय होना चाहिए और इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, और शब्दों के अर्थ जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप उस पठन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाएंगे। एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, इन सब का भी ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना होता है। यदि हम ये सब कर पाएं तो मैं समझता हूं कि पठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो पाती है। अब अंतिम है कि पठन कौशल के अंतर्गत कैसी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। अब चुनौतियों में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। एक तो होता है एकाग्रता, यानी कि हमारा जो अटेंशन है वो अगर डाइवर्ट हो जाए, हमारा कंसंट्रेशन अगर डाइवर्ट हो जाए तो हम पढ़ने पर ध्यान नहीं लगा पाते। अब आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप एक बगल में नोटिफिकेशन देख रहे हैं और दूसरी बगल आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एकाग्र हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपना ध्यान एक स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है और एकाग्रता इसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है, जब पढ़ने में चुनौती जो होती है वो दूसरा अभ्यास की कमी। आप पढ़ने की क्षमता अगर विकसित करना चाहते हैं, पठन कौशल का विकास करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया होगा। वृंदावन दास ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करने की आवश्यकता है, बिना अभ्यास के पठन कौशल में आप निपुणता प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है आदतें। आपकी आदतें भी पठन कौशल को प्रभावित करती हैं कि आप किस तरह की आदतों की, यानी कि अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, आपको पढ़ने के सिवाय हर दूसरे काम में आपको रुचि है लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं है, तो आप इसमें निपुण नहीं बन सकते। और चौथा है मानसिक रोग। मानसिक रोग तो आप लोग जानते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है। अगर आपने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो ईशान अवस्थी जो नाम का लड़का है, उस लड़के के साथ कक्षा में किस तरह का व्यवहार हुआ। जब उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, वहाँ पर भी उसके साथ आरंभिक दशा में किस तरह से व्यवहार किया गया। लेकिन जब निकुंज सर आते हैं और बच्चे की कमजोरियों को समझते हैं और उसका जब वो निदान लगाकर उसका जब उपचार करते हैं अपने तरीके से, तो बच्चे में वो परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसमें अक्षरों को पहचानने की समस्या होती है डिसलेक्सिया में। डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, ऐसे कई सारे मानसिक रोग हैं। इन मानसिक रोगों के लिए बहुत सारे मार्ग भी हैं, उनका अगर हम पालन करें तो निश्चित इसका समाधान निकल कर आता है। अंततः मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो पठन प्रक्रिया है इसका हमारे जीवन दर्शन के साथ संबंध भी है। जीवन दर्शन के साथ क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मनुष्य का जीवन सस्वर वाचन से शुरू होता है और उसका समापन मौन वाचन के साथ होता है। बच्चा रोते हुए आता है और अंत में चुपचाप इस दुनिया से निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो उसकी ध्वनि है वो एक सस्वर वाचन ही है, और जब वो अंत में चुपचाप चला जाता है, यानी कि वो गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो शांत मौन होकर निकल जाता है। और ये मौन वाचन की प्रक्रिया का ही एक अंग के रूप में हमें दिखाई देता है।
तो जीवन कुछ नहीं, पढ़ने के अंतर्गत सस्वर वाचन से लेकर मौन वाचन तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छा ये आज का व्याख्यान दिया, और मैं तो कहूंगी कि आज का व्याख्यान अति उत्तम, शानदार, लाजवाब था, जिसमें आपने तकनीकी व्यवधान के बावजूद अपने व्याख्यान को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, और दूरभाष के माध्यम से ही सही, लेकिन आपने अपना व्याख्यान बहुत ही सफलतापूर्वक सबके समक्ष रखा। और आज के इस कार्यशाला के माध्यम से हम जान पाए कि पठन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे कैसे किया जाए, इसके चरण क्या क्या हैं, और इसमें चुनौतियां क्या क्या आती हैं। आपने पठन के विभिन्न रूप भी बता दिए, संज्ञानात्मक, तुलनात्मक, निर्णयात्मक, सृजनात्मक, विचारोत्तेजक, यानी हर तरह के पठन के विषय में आपने हमारे ज्ञान का वर्धन किया। और आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम ये समझ पाए, जो हम पहले से जानते हैं कि 8 प्रकार की दक्षताएं होती हैं, लेकिन उन दक्षताओं को हम हासिल कैसे करते हैं, उसका सही तरीका आपने समझाया कि जब हम सही से अर्थ ग्रहण करेंगे तभी हम तार्किक चिंतन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, निर्णय की क्षमता भी आएगी, नेतृत्व की क्षमता भी आएगी, रचनात्मक सोच भी विकसित होगी, समस्या समाधान भी करेंगे, और तार्किक चिंतन होगा, वैश्विक नागरिकता का बोध होगा। यानी हर तरह की दक्षता को ग्रहण तभी किया जा सकता है जब हम सही से अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आज की इस व्याख्यान के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए, और आपने आज ये स्पष्ट किया कि शब्दों से जैसे एक तरह से नए रास्ते खोल दिए, जहां पाठक सिर्फ पढ़ता नहीं अपितु अर्थों को जीने लगता है। किसी ने कहा था, किताबों से मुलाकात करिए, किताबों से मुलाकात करिए, वहां हर पन्ने पर एक जिंदगी बसी होती है, और आपके विचारों ने ये हमें एहसास करा दिया। तो इस ज्ञानवर्धक सत्र के लिए मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी सहभागियों का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस वैचारिक यात्रा को सार्थकता प्रदान की। पढ़ना आसान है, समझना कठिन, परंतु समझकर पढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। तो जब अब विचारों की ये धारा बह ही निकली है, तो क्यों ना हम भी कुछ प्रश्नों की नाव इस नदी में उतार दें। तो यहाँ कुछ साथी हैं जो कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहते हैं। मैं एक एक करके उन्हें आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले जिन साथी का प्रश्न पहले से ही आ चुका है, मनु कुमार भगत जी, वे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने पठन के प्रकार बताए, क्या उनमें ज्ञानात्मक पठन भी हो सकता है? यदि मैं आपका प्रश्न सही से समझ पा रही हूँ तो यही प्रश्न था मनु जी, अन्यथा आप स्वयं अपना प्रश्न रखें, और हमारे वक्ता आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित है। हाँ जी, मनु कुमार भगत जी। जी, सभी विद्वत जनों का मेरा प्रणाम। मैम, आपने जो प्रश्न रखा है वो प्रश्न सही है, बस मुझे उत्तर चाहिए उसका। जी जी मनोज जी, आपके प्रश्न के लिए पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इतने मतलब ध्यान के साथ आपने इस कक्षा को सुना, जिसके चलते आपने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपने कहा कि ज्ञानात्मक की बात। ज्ञानात्मक के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि मैंने जो वहां पर प्रकार बताए थे वो सारे ही सारे पूरे ज्ञान हैं। मैंने बस इतने बताने की चेष्टा की है कि पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आप कुछ चीज पढ़ते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक मनोवैज्ञानिक ढंग क्या हो सकता है। तो ढंग के लिए मैंने आपको बताया कि आप संज्ञानात्मक ढंग से, तुलनात्मक ढंग से, विचारोत्तेजक ढंग से, निर्णयात्मक ढंग से और आप सृजनात्मक पठन के ढंग से आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। समग्र रूप से वो पांचों ही प्रश्न आपकी उस जिज्ञासा का वहां पर समाधान करने वाले हैं। तो सारे ही सारे ज्ञानात्मक है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न हो तो वो पहले हाथ ऊपर उठा ले, ताकि एक एक करके हम आपके प्रश्नों के उत्तर महोदय से प्राप्त कर पाए। यदि किसी भी, जी सरिता चौहान मैम, हाँ जी, आप अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सुरेश जी।
जी नमस्कार सरिता जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा प्रश्न नहीं है, थोड़ा-सा मैं कुछ जिज्ञासा कह लीजिए आप। जी, जी, आपने जी। अभी बताया कि जो पठन कौशल है और बहुत जी, विस्तार से, बहुत बारीकी से बताया, जी, तो पहले तो साधुवाद आपको। ये धन्यवाद उससे मैम। थोड़ा आगे का थोड़ा-सा मेरी जिज्ञासा है। जी, आपने देखा होगा कि आजकल पुरुष पाठ और स्त्री पाठ, ये 2 जी, संज्ञाएँ बहुत सामने आ रही हैं, इवन पुनर्पाठ भी। तो जी, आप इससे कहाँ तक सहमत या असहमत हैं? पहले मैं हुँ, आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ के सुना देती हूँ, उसके जी, बाद आपका विचार जानना चाहूँगी। जी, 2 पक्षों में लड़ाई हुई, जी, सबने एक-दूसरे को माँ-बहन की गालियाँ दी। जी, महिलाएँ घर में बैठी रहीं, उनके जी, लिए रोटियाँ बनाती रहीं, यह जी, जानते हुए भी कि जी, आज फिर पुरुषों ने अपनी मर्दानगी उन पर खर्च कर दी। जी, यहाँ एक स्त्री इन पंक्तियों से मेरा मानना है कि जितना साधारणीकरण कर सकती है, जितना जी, दर्द को महसूस कर सकती है, जी, शायद पुरुष उस दर्द को महसूस ना कर सके। वो इन जी, पंक्तियों पर तालियाँ तो बजा सकता है, लेकिन दर्द तक पहुँच नहीं पाएगा। तो जी, मेरा ये पूछना है आपसे कि जो भी जी, आपने बताया, क्या जी, कहीं पर भी ये चुनौतियों में शामिल हो सकता है कि जो पाठ है वो स्त्री पाठ और पुरुष पाठ की जब बात आती है, तो आप जी, अब बताइए कि आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं? ये आपके लेक्चर के बाद की आगे की चीज़ है थोड़ा, सिर्फ़ आपके विचार जी, जानना चाहती हूँ। जी, जी, जी। सरिता जी, आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न भावात्मक पक्ष से संबंधित है। और जी। जब भावात्मक पक्ष की बात आती है, तो भावात्मक पक्ष एक ऐसा होता है मैडम जी कि हुँ, हर व्यक्ति में भावात्मक पक्ष समान नहीं होता। किसी में अब संवेदना जो होती है, संवेदना का जो स्तर होता है, सब में अलग-अलग होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हुँ, मान हुँ। लीजिए कोई व्यक्ति अगर गिर जाता है, तो उसके प्रति 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएँ निकलती है। एक हुँ, बंदा देखकर कहेगा, "अरे! इसको चलना भी नहीं आता, कैसा आदमी है?" वो इस तरह की प्रतिक्रिया देता है क्योंकि उसकी संवेदना कुछ उस तरह की बनी हुई है। दूसरा व्यक्ति कहता है, "अरे रे रे! क्या हो गया? ऐसा नहीं गिरना चाहिए था।" वो केवल सहानुभूति व्यक्त करता है। तीसरा व्यक्ति वो शाब्दिक सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय वो दौड़े-दौड़े जाकर उसे उठाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति है, उसके अंदर आप भावात्मक पक्ष को देखें तो गहराई से बसा हुआ है और वह अधिक प्रतिक्रिया करता है। और मैं आपको इसका एक और उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, जो जी, विश्व जी। का सबसे जी, जी। तेज़ धावक है। हाँ, वो अगर मान लीजिए कि उसेन बोल्ट अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर बैठा है, उसकी पत्नी रसोई में है और वो घर के आँगन में समाचार पत्र पढ़ रहा है और उसका लड़का सड़क पर खेल रहा है और तभी अचानक से कोई गाड़ी उस लड़के की ओर मतलब तीव्र गति से आ रही हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। यदि इस घटना को दोनों देखें, यानी कि पिता भी देखें और माता भी, तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूँ कि उसेन बोल्ट विश्व का तेज धावक हो सकता है, लेकिन जिस स्थिति में अब उसका लड़का है, उस स्थिति में उसकी माता अपने पति को, उसेन बोल्ट को हराकर वो सबसे पहले जाकर अपने बच्चे को बचाएगी। इस बात का आप यहाँ पर देखें। तो ये भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि आपने यानी कि आप स्त्री पाठ और सरिता पुरुष जी, पाठ आपका से प्रश्न सहमत हैं? बहुत शानदार। जी, जी। नहीं, सहमत हूँ मैडम, बिल्कुल सहमत हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार मैडम जी। ठीक है। धन्यवाद सर। मुझे लगता है सरिता जी के प्रश्न का उत्तर उन्हें प्राप्त हो गया। उनकी जिज्ञासा अवश्य शांत हुई होगी। यदि कोई अन्य साथी अपना प्रश्न रखना चाहें, तो वे भी रख सकते हैं। किसी अन्य साथी का यदि कोई प्रश्न है, तो कृपया हाँ जी, रेखा राव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते, नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। हाँ जी, वीडियो ऑन कर रही है, 1 मिनट में। हाँ जी, मैम बहुत देर से जुड़ी, माफ़ी चाहती हूँ सबको मेरी ओर से बस माफ़ी, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, वैयक्तिक कारण के कारण बहुत देर से जुड़ पाई। सर जी, मैं जो सुनी थी 15-20 मिनट का भाषण, उसके आधार पर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। मैं अध्यापिका थी और अभी भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बस समय की पाबंदी, मतलब जब हम कक्षा में जाते हैं तो 40 मिनट के अंतर्गत जो पढ़ाना है उसे पढ़ा के हमें झटपट बाहर निकलना पड़ रहा है। और वैसे भी
इतना मतलब समझ के कोई पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है आजकल के बच्चे। तो ये जो अभी ये जो कार्यक्रम जो हुआ है, ये बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए? मतलब मैं देश से जुड़ी इसलिए मैं पूछ रही हूँ, या सामान्य तौर से सभी के लिए, किसी उम्र के बारे में ना बताते हुए अभी कुछ पढ़ना है तो इसी तरह से सब लोग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नियम है? तो क्या बच्चों पर मैं ये नियम लागू कर सकती हूँ क्या सर? मैं तो कभी भी अपना करिकुलम पाठ्यक्रम तो पूरा कर ही नहीं पाऊंगी। उच्चारण तो बहुत दूर की बात है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है सर बच्चे आजकल। जी जी जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत आभार। ये तो आज का जो सत्र था ये सभी के लिए था, ये मैंने इसको किसी उम्र की सीमा में बांधा नहीं है। और जहां तक आप समय सीमा की बात कर रहे हैं मैडम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब हम कोई कार्य लेते हैं या उसका दायित्व हम अपने ऊपर लेते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे प्रत्यक्ष रूप से आप डायरेक्ट अगर जब आप इन्वॉल्व होती हैं तो आपको बहुत सारे विचार यानी बहुत सारे आपको उपाय भी निकल कर आते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी कक्षा में इतने सारे बच्चों के साथ जब आप उनको पढ़ने की मतलब की प्रक्रिया में जब आप उनको भागीदार बनाना चाहती हैं तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस पूरे बोझ को आप अपने अकेले कंधे पर ना लें। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाने के लिए अपने हाथ के नीचे कई सारे लोगों को रखता है और उनके सहयोग से एक सुंदर बिल्डिंग बना देता है, तो उसके अंतर्गत वो जो कॉन्ट्रैक्टर की जो कुशलता है वो ये है कि वो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों चीज़ों का जिस तरह से सही इस्तेमाल करता है उसी तरह से अध्यापक को भी उसका उपयोग करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप उनकी सहायता से आप दूसरे बच्चों को भी इस प्रक्रिया में आप उनको शामिल कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है तो होता ये है कि एक एक बच्चे के साथ जब आप 40 मिनट में आप समय देना चाहेंगे तो संभव नहीं है और हो भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको किसी न किसी रूप से इसके अलग अलग विकल्प निकालने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको, मैं समझता हूँ कि जो NEP 2020 में भी एक बात कही गई है कि अध्यापक ये जो समझता है कि वो टीचर है या टीच करता है, उस धारणा को पहले निकाल दे। हम टीच नहीं करते, हम एक फैसिलिटेटर हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं, हम एक सेतु हैं, ब्रिज हैं, जो हम यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं। तो पठन की प्रक्रिया में भी वही बात लागू होती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसमें अधिक से अधिक अपने कक्षा के बच्चों का अगर आप उनके सहायता लेती हैं तो आपको काफी लाभ हो सकता है। रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। यदि किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न है तो आप रखिए, वरना हम आगे की कार्यवाही की ओर बढ़े, अपने कार्यक्रम को आगे लेकर चले। हम किसी अन्य साथी का है क्या कोई प्रश्न? अभी समय है, सुअवसर है, आप अपना प्रश्न रख करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम सर। और आज की कार्यशाला में जितने भी हमारे समस्त विद्वत जन जुड़े हुए हैं, प्रतिभागी जन जुड़े हुए हैं, सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं राकेश उत्तराखंड से, और यहाँ अपने बड़े भाई आदरणीय श्री प्रजापति जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं थोड़ा आज जरा देर से जुड़ा, मुझसे मैं कुछ आवश्यक काम से कहीं गया था, तो क्षमा प्रार्थी हूँ पहले सभी से। मेरा ये कहना है आदरणीय महोदय से, डॉक्टर श्री सुरेश जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि क्या हम अपने आप को पढ़ने में दक्ष माने? पढ़ने में दक्ष मानने की जो बात आपने उठाई है सर, ये तो एक व्यक्तिगत प्रश्न है। पहली बात तो क्या ये व्यक्तिगत प्रश्न है और ये व्यक्तिगत तृप्ति की मैं बात स्वयं है। से जुड़ा हुआ भी कर रहा हूँ, मैं स्वयं से जुड़ा हुआ भी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं किसी व्यक्ति पर नहीं, मैं स्वयं के संबंध में ये बात प्रश्न कर रहा हूँ। जी 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 जी, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने आप को दक्ष ही माने। उसका कारण ये है, यदि आप
इस तरह से नहीं मानेंगे तो आपके अंदर उत्कंठा पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, और जब तनाव पैदा होगा तो आप विचलित होंगे। और विचलित होने से अच्छा ये है कि आप स्वयं को दक्ष मानकर आप अपने आप को प्रोत्साहित करें और बढ़िया सामग्री पढ़ने का प्रयास करें, और आपके अंदर सकारात्मकता तो आएगी ही, और दूसरों को भी आप सकारात्मक बना सकेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका। जी श्रीमान, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अंत में कि ये जो पठन कौशलों की बात आज आपने की है, यदि इससे जी संबंधित कोई अध्ययन सामग्री आपके पास विशिष्ट रूप से हो तो आप समूह में हम तक साझा करने की कृपा करेंगे। दरअसल बात यह है कि हम बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में प्राथमिक स्तर के, और जो अभी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो हमारा निपुण भारत अभियान चल रहा है और उसके अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का जो काम चल रहा है, तो उसमें बच्चों के संदर्भ में पठन कौशल और बड़ों के संदर्भ में पठन कौशल, इसमें बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जो समग्र रूप से पठन कौशल हम सब पर लागू होते हो और हमारे लिए भी अच्छे मार्गदर्शक उसमें सिद्धांत हो, तो उससे संबंधित यदि कोई अच्छी अधिगम सामग्री आपके पास हो तो कृपा करके आप उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जी अवश्य सर, अवश्य। धन्यवाद सर। यहाँ पर इस कार्यशाला के माध्यम से न केवल ज्ञान में वृद्धि हो रही है, अभी तो नए नए सुझाव भी आ रहे हैं। तो यह सत्र निस्संदेह अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और दृष्टि विस्तारक है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज की वक्ता सुरेश जी का, कि जिस गंभीरता, सरलता और विद्वता से आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, वह हम सबके लिए पथदर्शी और प्रेरणादायक रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस आयोजन के संयोजक श्री सी जयशंकर बाबू जी का, सह संयोजक श्री उमेश कुमार प्रजापति अलख जी का, और श्री अंशुल दुबे जी का, जो अक्सर इससे जुड़ते हैं, और साथ ही साथ उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने इस विचार यात्रा में अपना मन, समय और जिज्ञासा समर्पित की। चलते रहिए कि सफर खत्म नहीं होता, हर मुकाम के आगे एक नया रास्ता होता है। तो अब इस सारगर्भित सत्र की औपचारिक समापन घोषणा से पूर्व मैं अध्यक्षीय भाषण हेतु श्री जयशंकर बाबू जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, और उनके अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से भी हमें बहुत नई नई बातें समझने को मिलेंगी, और साथ ही साथ वे हमारा ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि आगे की कार्यशालाओं के लिए भी हमारा रास्ता खुलता है, और हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम नए नए विषयों पर अपने विचार रखें भी और वक्ताओं के विचारों को सुने भी। तो श्री सी जयशंकर बाबू जी। धन्यवाद अनुपमा जी। और आज के विद्वान सुरेश कुमार मिश्र को हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने काफी मेहनत करके अपनी प्रस्तुति दी है। विशेषकर पठन कौशल की अर्थग्राह्यता की दृष्टि से काफी वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और जैसे आमतौर पे मैं अपने जो भी यहाँ के प्रतिभागी है उनकी जिज्ञासाओं से ही अपनी बात शुरू करता रहता हूँ। और जो जिज्ञासा देर से जुड़कर रेखा राव जी ने प्रकट की है, तो ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं रहा, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि हमारे इस मंच में विद्यार्थी जो कहला रहे हैं उसमें अधिकांश शिक्षक ही हैं, और जिनमें इतनी निष्ठा है कि पढ़ाई के प्रति अधिकांश वरिष्ठ आचार्यगण जुड़ रहे हैं। कई सारे महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षक लगातार जुड़ रहे हैं, वे ध्यान से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वक्ता और वक्ता के विषय का भी ये स्पष्ट उद्देश्य रहा है कि हम वैज्ञानिक ढंग से कैसे पठन कौशलों का विकास करें। ये जरूरी नहीं कि हम जैसे बच्चों से कहते हैं, आज विशेषकर आज अत्यंत प्रासंगिक है विषय। सुरेश जी का मैं इसी दृष्टि से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे विषय का चयन किया है। तो क्योंकि आज आप देखते हैं हमारे समक्ष कोई सामग्री या सूचनाओं की कमी नहीं है, तो कर लो मुट्ठी दुनिया में जैसे
मुक्तियों के साथ जो मतलब आज सूचना और संचार क्रांति का विकास हुआ, तो तमाम सूचनाएं हैं हमारे पास, और कोई कोई सूचना मांगते हैं, आप भेज दीजिए, और उसके बाद फिर आपसे अब वे लोग कहेंगे कि ये क्या चीज है। तो आपको संशय आएगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है या अनपढ़ है। मान लीजिए आप काफी बड़ी सामग्री भेज देते हैं, मतलब कोई बड़ी किताब भेज देते हैं, तब कह रहे हैं, तब भी स्पष्ट है कि कोई किताब आपने भेजी है, किताब का कोई शीर्षक है, और किताब के कोई लेखक है जिस पर उल्लेख मिल रहा है, और किताब की सामग्री के बारे में भी, तो उसमें विषय सूची में जाए तो उनको पता चल ही जाता है। तो फिर सवाल देखिए, वहां पे ऐसा सवाल करते हैं कि कोई आपने ऐसी सामग्री दी है उनको, तो जो कि अनबूझ पहेली है। आपको सोशल मीडिया में ऐसे मतलब सवाल सामने आते रहते हैं। आप चाहे तो एक अनुच्छेद की सामग्री भेजिए, जैसे अभी सुरेश जी ने उदाहरण पूर्वक हमारे समक्ष दशरथ और उनके पुत्र और रामायण की उस छोटी सी कहानी को उन्होंने पेश की है, मतलब एक अनुच्छेद के रूप में। उसके माध्यम से उन्होंने हमें करने का किया है। कौशल क्या है, पठन पठन तमाम आयामों पर उन्हें बात करते हुए, पठन क्या है, पठन का महत्व क्या है, और पठन कैसा होता है, पठन के चरण क्या है, पठन कैसे करें, और पठन की चुनौतियां। तो इन तमाम आयामों पर वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने हमें, तो मतलब सभी की दृष्टि से, मतलब यहाँ केवल उन्होंने किसी स्पष्ट कर ही दिया है, उन्होंने किसी आयु वर्ग को या किसी विशेष वर्ग को ध्यान में ना रखते हुए कि सभी के लिए कहा। निश्चित रूप से ये प्रासंगिक है। कारण क्या है, तो आज जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बताया, चाहे तो आप इसको एक परियोजना के रूप में भी लेके कर सकती हैं। क्या है, जस्ट आप क्या कीजिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, कोई भी अकाउंट ले लीजिए आप, बेहतर होगा व्हाट्सएप ही ले लीजिए। व्हाट्सएप में आप ऐसा कीजिए, कुछ 50-20 लोगों का चयन कर लीजिए, उनके पास, मतलब जो कि तुरंत आपको प्रतिक्रिया देते हैं या कोई कुछ मांगते हैं, आप भेज दीजिए। तो भेजने के बाद निश्चित रूप से आपसे फिर सवाल करेंगे। तो सवाल इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने उसको ढंग से उसको पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पठन एक पक्ष है, दूसरा अध्ययन दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है। हम अध्ययन की अपेक्षा उनसे नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो पढ़े, पढ़ने के साथ साथ उसको समझे, वही ग्राह्यता की दृष्टि कहते हुए सुरेश जी ने हमें स्पष्ट किया है। तो ये जो है, केवल यहाँ पे हम शिक्षण की दृष्टि से जो प्रशिक्षण दिया जाता है, केवल वही नहीं है। वास्तव में वर्तमान में पढ़े लिखे लोग, जो भी उनके सामने लिखित सामग्री होती है, तो उसका पठन कैसे करें, पठन से संबंधित तमाम आयाम और उसकी वैज्ञानिक दृष्टि को लेकर सुरेश जी ने हमारे समक्ष आज प्रस्तुति दी है। तो वास्तव में आज की स्थिति छोड़ दीजिए, मतलब आज आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन और तमाम मतलब इंटरनेट पोर्टल्स वगैरह तो है। इससे पहले का एक मतलब एक केस स्टडी में बताऊंगा। मैंने ऐसी केस स्टडी की थी। केस स्टडी उन लोगों से की थी, किन लोगों से, जो अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़। तो अनपढ़ के बीच में पठन से संबंधित केस स्टडी कोई बेवकूफी करेंगे, आप कहेंगे। हाँ, मैंने किया था। किस ढंग से किया था, तो जैसे उनके सामने कुछ सामग्री प्रदर्शित की, तो जिस सामग्री में उनकी रुचि होती है, निश्चित रूप से अधिकांश लोगों ने उस सामग्री को पहचान कर बोलना शुरू किया। एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे 4 अधिगम से संबंधित जो भी 4 कौशल है, मतलब भाषा अधिगम से संबंधित जो 4 कौशल है, श्रवण है ना, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब लिखना सीखे बिना भी पढ़ने वाले लोग हैं, तो इसमें मुझसे सहमत नहीं होंगे कई लोग। सहमत तभी होंगे जब आप केस स्टडी करेंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए,
तो छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चों को भी कई सारे समुदायों में क्या किया जाता है, उनके धार्मिक ग्रंथ पढ़वाए जाते हैं। विशेषकर मुसलमान लोग तो वो अपने बच्चों से कुरान पढ़वाते हैं। तो कुरान पढ़ाने के लिए किसी एक शिक्षक उस्ताद को वहां पे नियुक्त कर देते हैं। तो उस समय उस्ताद आते हैं, पंक्ति दर पंक्ति उंगली रखवा कर पढ़ देते हैं। पढ़ते समय ये उनको और फिर से दोहराते हैं। तो ये आदत पढ़ने के बाद वे देखते हुए वैसे ही पढ़ देते हैं। वहां जरूरी नहीं कि वे सारे के सारे अक्षर जानते हैं और लेखन का कौशल उनके पास हो। तो इसलिए लेखन को एक अंतिम बिंदु के रूप में हमने रखा। सुनना, बोलना, पढ़ने के बाद लेखन की बात आ रही है। तो वहां पे तो जैसे हम पढ़े लिखे लोगों में भी वैसे मतलब छोटे विद्यार्थी या बड़े भी लोग हैं, तो जब उन्होंने उस उद्देश्य से नए उसको पढ़ा जो कि मुझे उस लिपि को सीखना है और मैं स्वयं उसको पढ़ूं, ऐसा नहीं सीखा, तो पढ़ना शुरू हो गया। अब जो उदाहरण मैंने बताया उस उदाहरण में सामग्री किस प्रकार की मैंने प्रयोग की है तो वो भी स्पष्ट कर दो। तो आपको पता है फिल्म से संबंधित जो पोस्टर बनते हैं और आजकल उसमें उतनी रुचि नहीं ली जा रही है, कारण आज तो केवल फिल्म ही मतलब आपके मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा, लेकिन तो प्रबल माध्यम रहा है। आज कई सारे माध्यम बन गए। तो फिल्म का जो पोस्टर बनाते थे उसमें फिल्म का जो शीर्षक होता था, शीर्षक को इस ढंग से बनाते थे कि अनपढ़ भी उस शीर्षक को देख के पहचान जाते थे निश्चित रूप से। और उनके लिए सहायक वहां पे और दृश्य होते थे। कौन से दृश्य होते थे कि उनके पसंदीदा जो भी सितारा है वो दिख जाते थे। तो ये दो दृश्य, तो उसमें उनका जो सितारा है उसका रूप और दूसरा उनके समक्ष क्या है, वो जो लेखन किया है, मतलब वो वैसे सामान्य अक्षरों में ना होके विशेष रूप से उसको चित्रित करते थे। तो पहले इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, आज उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा है। तो ये माध्यम, क्योंकि आज कई साधन भी आ चुके हैं, तो एक अनपढ़ भी आज क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है, बस अपने हाथ में जो है मोबाइल, स्मार्टफोन, उसका प्रयोग करके अनपढ़ भी क्या लिखा गया पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है, वो उसको एक्सपोज करेगा, वो दृश्य भी हो, वहां पे चित्र भी हो, तो जो कुछ लिखा गया तो बस लेंस के माध्यम से उसको टेक्स्ट में बदलेगा, टेक्स्ट से वो। आप कहेंगे कि ये अनपढ़ कर सकता है क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि ये साधन जिसका आप देख लीजिए चाहे तो जितने लोगों के हाथ में है उसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, अनपढ़ लोग भी इसका भरपूर प्रयोग कर पा रहे हैं। तो बस क्या करेंगे, वे आमतौर पे उन लोगों से पूछेंगे जो जानते हैं, फिर प्रयोग करने लगते हैं। मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग पढ़े लिखे लोग जितना इन साधनों का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उससे ज्यादा भी अनपढ़ लोग कर सकते क्या, जिनके पास समय हो। तो आप देख लीजिए। और दूसरा उदाहरण ये देखिए, जैसे हम लोग जितना प्रयोग कर रहे हैं या जितनी हमारी क्षमता है उससे भी जो नई पीढ़ी है, विशेषकर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के पास भरपूर समय है। आप 1 साल 2 साल के बच्चों के हाथ में देखिए मोबाइल, वे किस प्रकार के अनुप्रयोग कैसे कर रहे हैं आप देख लीजिए। उसके बाद सोचिए कि आज क्या हम उतने कौशल के साथ उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पक्ष चूंकि मैं पठन कौशल से संबंधित और उसकी अर्थग्राह्यता से संबंधित व्याख्यान के बाद दे रहा हूं, फिर भी यहाँ प्रासंगिक रहा, इसी दृष्टि से मैंने उसका उल्लेख किया है। तो कारण आज पठन की दृष्टि से तो साधन है, अर्थग्राह्यता जो है तो ये मनुष्य के मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के चिंतन के आधार पर, समझ के आधार पर, और अन्य जैसे भी सवाल यहाँ पर आए थे, तो जैसे मनु कुमार जी का सवाल मैं नहीं सुन पाया, कारणवश उस समय थोड़ा सा मुझे व्यवधान पैदा हुआ था।
और सरिता चौहान जी का तो बहुत बढ़िया सवाल रहा और उसका जवाब भी बहुत अच्छा जवाब मित्रवर सुरेश जी ने दिया है। तो उनका कहना सही था कि भावात्मक पक्ष और संवेदनात्मक स्तर जो है लोगों का अलग अलग होता है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है। और विशेषकर राकेश उपाध्याय जी का और अन्य मित्रों की जो भी जिज्ञासाएं थी, तो उनको बहुत ही सहज रूप से डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने स्पष्ट किया है। और विशेषकर पठन के प्रकारों पर भी उन्होंने तो निश्चित रूप से जैसे कॉग्निटिव और कंपैरेटिव, विचारोत्तेजक पठन, निर्णयात्मक पठन, सृजनात्मक पठन, ये सारे उन्होंने जिस ढंग से अपनी प्रस्तुति बनाई है, निश्चित रूप से ये प्रस्तुति न केवल शिक्षकों के लिए उपयोगी है, न केवल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, सामान्य जन के लिए भी कई दृष्टियों से ये उपयोगी है। कारण क्या है, हम जो कुछ देख रहे हैं, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो पढ़कर उसका अर्थ समझना है तो किन किन दृष्टियों से हमें मतलब उस विषय के साथ हमारा लगाव होना चाहिए, उन बिंदुओं को उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से बताया, जैसे डिकोडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और एप्लीकेशन हो। तो उन आयामों को लेकर उन्होंने बहुत बढ़िया स्पष्ट किया। और पठन के चरणों के संबंध में भी तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सुरेश जी ने हमारे सामने प्रस्तुति दी है। तो इसके लिए मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज जुड़े हुए तमाम मित्र जो भी हैं, उनकी जिज्ञासाएं प्रकट की है। और अंततः उन्होंने जो पठन की चुनौतियों में जो कहा, एकाग्रता, अभ्यास की कमी और मानसिक रोग और आदतें, तो इनके अलावा भी जो है प्रभावित करने वाली चुनौतियां हैं। मतलब आजकल कारण क्या है, आजकल लोग आम तौर पे तो जो सूचना किसी कागज को पढ़कर मिल जाती है उसको पढ़ेंगे नहीं, करेंगे क्या है आजकल, बस सवाल सोशल मीडिया में कर देते हैं, ताकि हाँ उस सवाल को भी फिर नहीं पढ़ेंगे, जवाब भी नहीं पढ़ेंगे। तो अंततः फिर कोई कॉल कर कीजिए तो उनसे पूछेंगे इसका मतलब क्या है। तो ये उदाहरण मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो मैं सीधा ही एक बहुत बड़ी केस स्टडी के आधार पर ही बता रहा हूं। तो क्योंकि मैं भी दूरस्थ शिक्षा का विद्यार्थी रहा है और दूरस्थ शिक्षण के हमारे यहाँ के कई हजारों विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए बाकी जैसे इग्नो ने बना दिया, मतलब ये प्रोस्पेक्टस जो भी बनाया, वैसे प्रोस्पेक्टस हमारे पास नहीं, इतना मोटा चौड़ा नहीं है, लंबा चौड़ा छोटा सा है। और कहीं कहीं वो भी उनके हाथ में। हाँ रूबी जी कुछ हमसे बात कर रहे तो ठीक है, किसी जी और नहीं, से म्यूट बात कर कर दिया रहे सर। तो। हाँ हाँ। तो मैं जो कह रहा था, स्पष्ट है कि हमारे दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए वहां पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट में भी ज्यादा सामग्री नहीं जैसे भरे होते हैं। उनको स्पष्ट है कि मैं सूचना दे देता हूं, जो भी मांगते हैं बता देता हूं। तो मैं कहता हूं कि साल में 2 बार जैसे प्रवेश होता है, वैसे ही परीक्षाएं भी साल में 2 बार होती हैं। पहली बार जो प्रवेश लेता है उसका 1 साल का की कालावधि पूरा होने के बाद, चूंकि वार्षिक है एक पाठ्यक्रम, तो कुछ सेमेस्टर आधारित भी है, तो उनको मैं कह देता हूं। वो जवाब मेरे पास क्योंकि मोबाइल है, तो आजकल ही वो ऑप्शन आया है, या तो पहले उतना नहीं था कि आजकल, मतलब हमने मान लीजिए हमने 90 डेज का या 7 डेज का कोई टाइम फिक्स कर लिया, 24 आवर्स का, उस हिसाब से सारे हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो भी मतलब उनके साथ चार्ट है मेरे पास सुरक्षित है। तो 1 साल 2 साल से जो कुछ मैंने उनके लिए वॉइस में, टेक्स्ट में भेजा है, तो फिर से वो संशय आ जाता है। तो तब निश्चित रूप से लगेगा कि उनके पठन कौशल कैसे हैं, पठन की अर्थग्राह्य क्षमता कैसी है, और क्या वो कहीं पढ़कर ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो वैसी ही समस्या आपने बता दी है
की रखराव जी ने कि कक्षा में हमारे पास 40 मिनट का समय होता है। तो उसके लिए तो जो सुरेश जी ने जवाब दिया, हाँ एक हद तक कक्षा में हम लोग जैसे कहते हैं ना कि एक चौथाई शिक्षक पढ़ाते हैं, तो एक चौथाई स्वाध्याय से विद्यार्थी सीखें, एक चौथाई अपने सह विद्यार्थियों से सीखें और बाकी जो एक चौथाई है वो समाज से सीखें। तो इस प्रकार की अपेक्षाएं जो थी उस दृष्टि से तो वो सही है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ आपके सवाल का कि निश्चित रूप से विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी में रुचि रखते होंगे। तो हमें उन उन रुचियों का मतलब वो उनकी कमी मान लीजिए या उनकी दुर्बलता मान लीजिए, उसको हम समझकर उसके माध्यम से हमें यदि करवाएं, निश्चित रूप से उनमें रुचि जागृत हो जाएगी। उस रूप में वे उन चीजों को ले पाएंगे। तो क्योंकि जैसे आप स्कूली स्तर पर अध्यापन करते हुए जिस प्रकार के बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद अपनी चुनौतियों को आपने पेश की है, तो अलग अलग स्तरों पे अध्यापन के बाद मतलब केजी टू पीजी पढ़ाने के बाद मेरा ये अनुभव है कि केवल ये स्कूल मतलब स्कूली स्तर पर मनोवैज्ञानिक जो चेतना आपकी रही है उसका प्रयोग आपने जो किया है, न केवल वह यहाँ मायना रख रहा है, यहाँ तक कि हम लोग विश्वविद्यालय के स्तर पर जो स्नातक पढ़कर विद्यार्थी रहे हैं, तो उसमें भी ऐसी चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं। तो वहां पे सहजता बस नहीं भी जा सकता है, तो जिससे कि वो आकर्षित कर सके हम, तो उनकी रुचि इसमें है तो उस ओर आकर्षित करते हुए उसके माध्यम से उनके कौशलों का विकास करना पड़ता है। तो आमतौर पे आजकल हमारे पास जो जुड़ रहे हैं इस कार्यशाला में, तो कार्यशाला के दौरान और कार्यशाला के बाद तुरंत मेरे पास कॉल आते रहते हैं, उमेश जी समझ जाते किससे संबंधित कॉल आते हैं। तो उसको समझने के लिए उमेश जी को आखिर में बनाना पड़ा एक वीडियो की प्रमाण पत्र आप कैसे ले सकते, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद भी कई सारे समूहों में कुछ विद्वान, क्योंकि उनका वहां पे दिख रहा है उनके पास डॉक्टरेट भी है, वो कहीं प्रोफेसर भी है, ऐसे विद्वानों ने जब सवाल दर्ज किया, एक सवाल ऐसा था तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने सवाल यही किया कि लिंक, पहले लिंक मांगा, लिंक कौन सा लिंक है, मतलब उनको प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला लिंक, पूरा वाक्य नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, एक तो उनको लिंक चाहिए। और अब देखिए कहाँ है लिखा उन्होंने अंत में, कहाँ है नहीं, मेरे उच्चारण को स्पष्टता सुनिए, कहाँ है नहीं लिखा, कहाँ है लिखा। तो मैंने क्या किया, तो थोड़ा अर्थ ग्रहण करते हुए या बेवकूफी से मैंने सवाल किया वहां पे, किसने कहा है, सवाल किया किसने कहा है, क्योंकि लिंक कहा है उन्होंने लिखा, किसने कहा है, उसका जवाब नहीं आया। वो जरूर समझ गए होंगे। अब लेखन की जो बात आ रही है, चौथा ही वो कौशल है भाषा संबंधी, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो अब लेखन की दृष्टि से भी हमारा कौशल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पठन कौशल, जब पढ़ना मतलब तीसरा जो कौशल है भाषा अधिगम से संबंधित, उसको लेकर सुरेश जी ने आज प्रस्तुति दी है। तो सुनना बोलना, उससे हमने भाषा अधिग्रहण किया तभी जाकर पढ़ पा रहे हैं, उसके बाद लेखन। अब पठन का कौशल तो है उनके पास, सुनने का कौशल भी रहा, बोलने का कौशल भी रहा, अंततः लेखन में फिर ऐसा कौशल दिखा, तो मुझे संशय हुआ कि उनके पास डॉक्टरेट कैसे रहा, राइट। तो इसलिए उनके डॉक्टरेट को उन पर लाते हुए मैंने सवाल किया। तो स्क्रीनशॉट मैं उमेश जी को भेजना चाहा, फिर उमेश जी में जो जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा को, विशेषकर जिज्ञासा नहीं कहूंगा उसको, जो निष्ठा है उस पर मैं पानी फेंकना नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं भेजा। यहाँ पे उसी दृष्टि से मैं इनको ले रहा हूं। तो मतलब भाषा अर्जन से संबंधित, भाषा अधिगम से संबंधित कौशलों में
मित्रवर सुरेश जी ने आज पठन कौशल से संबंधित और पठन के माध्यम से अर्थ ग्रहण के वैज्ञानिक तरीकों को लेकर जैसे हमारे समक्ष आज प्रस्तुति दी है, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। मगर तो वहां पे भी चुनौती रही उनको, एक तो बिजली नहीं रही और बिजली के साथ साथ नेटवर्क की भी समस्या रही। तो इतने सारे उनके पास समस्याओं के बावजूद उन्होंने लगातार जुड़कर 1 घंटे भर में अपनी प्रस्तुति बेहतर ढंग से दी है और हमारे तमाम प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं की पूर्ति भी की है। तो इसके लिए मैं सुरेश जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका आभार ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज ये प्रस्तुति दी है। और तमाम मित्र जो जिज्ञासा पूर्वक जुड़ते हैं और काफी ध्यान पूर्वक सुनते हैं और यहाँ तक कि हमारे जो वक्ता है तो उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से ये ध्यान से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आश्वासन भी दिला देते हैं। इसके लिए मैं आप सबके प्रति पुनः आभारी हूँ। धन्यवाद। और आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी और अनुपमा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बाबू सर आपका बहुत बहुत सुरेश जी, धन्यवाद। आज की सुरेश जी कुछ बोल कार्यशाला रहे हैं। थी तो केवल अनुपमा जी, सुरेश जी कुछ बोल रहे हैं। जी 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 आदरणीय जयशंकर बाबू जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। और मुझे लगता था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर एक सत्र होना चाहिए था और आपने इसे जरूरी समझा और इसको इस कड़ी के अंतर्गत रखा। इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश सर। मैं ये कह रही थी कि आज की कार्यशाला थी तो केवल पठन कौशल से संबंधित, लेकिन अधिगम के बाकी तीनों कौशलों पर भी बाबू सर ने वो कमी पूर्ति कर दी और उन्होंने उन तीनों पर बात कर ली। क्योंकि वाचन कौशल तो हमने बाबू सर का ही देखा, जिन्हें किसी भी विषय पर बोलने के लिए मतलब इनके पास इतना असीम भंडार है कि ये कितनी ही देर तक उस पर अपनी बात रख सकते हैं और इतने सटीक शब्दों में अपनी बात को रखते हैं कि हम सब मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। और लेखन पर भी इन्होंने बात कर ली कि कहाँ हम छोटी छोटी वर्तनी की गलतियों से अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वह गलतियां भले ही गूगल जो इनपुट टूल्स हैं उनकी कमी से हो या हमारी लापरवाही से हो या फिर हमारी वैसे ही अनभिज्ञता की वजह से हो, लेकिन इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस बात पर भी उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया। और साथ ही साथ जब बाबू सर इतने मधुर शब्दों में और इतने सटीक शब्दों में अपनी बात को कहते हैं तो सभी एकदम शांत चित्त होकर के सुनते हैं। श्रवण कौशल तो अपने आप ही विकसित हो जाता है। तो मुझे लगा कि आज की इस कार्यशाला के दौरान पठन, वाचन, श्रवण और लेखन चारों तरह के कौशलों पर ही बात हो गई। तो बहुत ही अच्छा ये सत्र रहा। इसके लिए समस्त प्रतिभागियों का भी धन्यवाद। बाबू सर का और उमेश सर का तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये लोग इतना समय और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सभी के लिए दे रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और आगामी कार्यशालाओं में पुनः मिलने की आशा के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे। उमेश सर, यदि आपको कुछ कहना है जी जी तो प्लीज। हाँ जी उमेश सर। जी मैम, इतना सुंदर संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। कार्यशाला की समापन से पहले पूर्व क्षेत्रीय निदेशक गंगाधर वानोडे साहब जुड़े हुए हैं, मैं अभी तक देख पा रहा था। अगर सर जुड़े हैं, मैं चाहूँगा इस अवसर पर आप भी अपनी संक्षिप्त टिप्पणी से हमारे इस पटल को समृद्ध करें। सर, आपकी सक्रियता काफी दिनों से इस पटल पर है, लेकिन मैं जब बुलाना चाह रहा था उस समय किसी कारणवश आप लेफ्ट आउट हो जाते थे। तो आज मेरा करबद्ध निवेदन है, आप सर पूर्व क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद के रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने अपनी महती सेवाएं दक्षिण भारत में दी हैं। इस अवसर पर आप समृद्धि करें सर। हार्दिक स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी और जयशंकर बाबू जी। मैं सुन रहा था डॉक्टर सुरेश कुमार जी को, और सुरेश कुमार जी के अध्ययन कार्य से मैं भली भांति परिचित भी हूँ, क्योंकि हैदराबाद केंद्र पर रहते हुए मैंने उन्हें कई सारे नवीकरण पाठ्यक्रमों में आमंत्रित भी किया, और उन्होंने अपने विद्वत्ता से हमारे प्रतिभागी अध्यापकों को लाभान्वित भी किया है। और उनका शिक्षण के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में और बहुत ही अच्छा कार्य है। वे एनसीईआरटी से भी जुड़े हैं और एससीईआरटी हैदराबाद में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, और तेलंगाना के हिंदी अध्यापकों को वो प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं। तो आज सुरेश कुमार जी ने जो पठन कौशल पर जितने भी सारी बातें रखी है, ये बहुत ही अच्छी है और सभी के लिए ये उपयोगी है, पारदर्शी है। और उस तरह से हम यदि अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन करते समय यदि उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही भावी पीढ़ी के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, उनकी जो सोचने की जो दृष्टि है वो विस्तृत होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन हमारे पटल को इस तरह मिलता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। एक मैं और जानकारी देना चाहूँगा साथियों, आप सभी को पता है कि सितंबर महीने हिंदी माह का महीना होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया था, और 1950 को जब लागू हुआ उसके बाद से भारत सरकार के अंतर्गत जितने विभाग हैं, अधिकांश राज्य भी इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग है, जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, ताकि अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा का प्रचार प्रसार एक सफल प्रयास के तहत किया जा सके। और उसी के अंतर्गत अभी 14 और 15 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में, जो गुजरात की राजधानी है, वहां पर हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय गृह मंत्री जी ने की थी। और इस अवसर पर जो दूसरा दिन का सत्र था, दूसरा दिन का मतलब 15 सितंबर का जो सत्र था, उसका पहला जो सत्र था वह सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी और भारतीय भाषाएं एक परिचर्चा पर आयोजित की गई थी। करीब 1.5 घंटे का सत्र था। इसमें जयशंकर बाबू सर अतिथि वक्ता के रूप में वहां पर मौजूद थे, और सर का जो वक्तव्य रहा है वो पूरा लाइव हुआ है, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ही भी है। और आई गार्ड ट्रेनिंग, आप सभी को पता होगा, जितने हमारे केंद्र सरकार के साथी मित्र जुड़े होंगे, भारत सरकार ने अभी आई गार्ड को मैंडेटरी कर दिया है सबके लिए, कि आप उसके माध्यम से आप अपने समय में आपको प्रशिक्षण, कुछ प्रशिक्षण वो कर देंगे निर्धारित, कि आपको अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं, और उस पर भी उसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो 8-8, 9-9 घंटे की उपलब्ध कराई गई है। मैं इस बात की चर्चा इस पटल पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। इसकी भी रिकॉर्डिंग हम आने वाले 1 या 2 दिन में, जो बाबू सर का सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी पर एक बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य रहा है, 1-2 दिनों में आप लोगों को मिल जाएगी। 15-20 मिनट का सर का वक्तव्य है, बहुत सारी चीजें सर ने बोली है जिसपे हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से उसको संवर्धित और संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि सर की अनुमति से आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र सर, जब मैंने उनसे संपर्क किया 1 सप्ताह पहले, उनकी व्यस्तता बहुत अधिक रहती है, फिर भी उन्होंने मतलब 1 मिनट के अंदर उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, और 5 मिनट के अंदर मुझे अपने विषय का निर्धारण करके और अपना पूरा विवरण भेज दिया था। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में मैं चाहूंगा कि आभासी पटल पर आपको प्रमाण पत्र से मैं सम्मानित करवाऊं सर से। इसके लिए मैं अपना एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं।
यह प्रमाण पत्र सुरेश कुमार मिश्र, जो उपनाम उत्तृप्त रखते हैं, आप राज्य संसाधक हिंदी और सुप्रसिद्ध व्यंगकार हैदराबाद तेलंगाना से हैं। आज के इस ज्ञानदान के लिए मैं स्वयं पोर्टल जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, यूजीसी शैक्षिक संचार संकाय और नई दिल्ली तथा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी द्वारा यह प्रमाण पत्र सर के मार्गदर्शन में आप सभी की गरिमामय आभासी उपस्थिति में मैं सर को प्रदान कर रहा हूं। कार्यशाला के बाद मैं यह सॉफ्ट कॉपी सर को उपलब्ध करा दूंगा। मैं एक बार निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप सभी अपने करतल ध्वनि से जो आप लोगों को माध्यम तकनीकी माध्यम उपलब्ध कराया गया है, सर का जरूर आभार व्यक्त करें। सर ने बहुत ही सुंदर पीपीटी बनाई थी, हालांकि उनके सामने चैलेंजेस काफी अधिक थे, चुनौतियां बहुत अधिक थी, फिर भी उन्होंने अपने व्याख्यान को पूरा किया। सर के प्रति मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में इतना सुंदर संचालन करने के लिए लगातार हमारा इस पटल पर सहयोग कर रही हैं डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली शिक्षा विभाग। आपने भी आज इतना सुंदर संचालन किया है, आपको भी इस प्रमाण पत्र से आप दोनों को पुरस्कृत किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आभार सर। मैं उम्मीद करूंगा बहुत कि बहुत धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद महोदया। अनुपमा मैम, मैं माफी चाहूंगा कि इसके पूर्व के प्रमाण पत्र मैं जारी नहीं कर पाया हूं आपको। आप काफी दिन से संचालन का काम यहाँ पर संचालन में सहयोग दे रही हैं, लेकिन मैं आगे आपको उपलब्ध कराऊंगा। और सुरेश सर, मेरा निवेदन रहेगा, प्रमाण पत्र की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन कार्यशालाओं के माध्यम से जो हम सीख रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है हमें और जो चेतना जागृत हो रही है, सबसे बड़ी बात है। तो बस उसी में ही हमने सब पा लिया। प्रमाण पत्र की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, कहीं आगे प्रस्तुत नहीं करना। अब तो सेवानिवृत्ति का समय आने वाला है, प्रमाण पत्रों की इतनी आवश्यकता। जी जी। सुरेश सर से मैं निवेदन करूंगा कि आगे चल के किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी आपको हम सभी सुनेंगे सर इस आभासी पटल से, और आपका सहयोग इस पर प्राप्त होगा। तो अभी उमेश सर बाकी सभी साथियों के लिए वो लिंक डाल रहे हैं। बिल्कुल डाल दिया। मैं फीडबैक फॉर्म का लिंक साथियों आप लोगों को डाल दिया हूं, और आप लोग इस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपना प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी जैसे अभी मैं देखा कि एक दो लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 1-2 मिनट पहले ये जुड़े हैं और प्रमाण पत्र लेके, और उसके बाद अगर अपना पीठ थपथपाए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कोई मतलब है। जो साथी अगर आज का यह कार्यशाला अगर नहीं जुड़ पाए हैं, इतना ज्ञानवर्धक रहा है, प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में कुछ नई जानकारियां उपलब्ध कराई थी जो अन्य संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही हैं, चूंकि मैं उसमें जुड़ा हुआ हूं, और बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको लेकर कुछ हमारे मित्रों ने जिज्ञासा व्यक्त की थी। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय उसके बारे में 1 मिनट में रख देता हूं। साथियों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो हिंदी पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में केंद्रीय हिंदी संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और भारतीय भाषा मंच के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो 18 से 25 वर्ष के हिंदी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह हिंदी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है। इसमें न तो बिहार राज्य के युवा शामिल हो सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश के, ना दिल्ली के, ना राजस्थान के, ना हरियाणा के, ना हिमाचल प्रदेश के। जो ये 10 प्रदेश है, इनको छोड़कर जितने प्रदेश हैं, जो अगर राजभाषा नियम 1976 की बात करें तो ख और ग क्षेत्र में रखे गए हैं, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के युवा इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। आप लोग, जैसे ही मैं लिंक दिया हूं, लिंक के माध्यम से आप पंजीकरण करेंगे तो 300 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। जो विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे, उसी में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी को प्रदेश वाइज जो सबसे उत्कृष्ट 5 लोग रहेंगे, उनको अन्य पटल पर पुरस्कृत भी किया जाएगा, कि एक अच्छा अवसर है भारतीय भाषाओं से जुड़ने का, भारतीय संस्कृति से जुड़ने का। तो आप लोगों को इसलिए शेयर किया गया है कि आप लोग अपने घर परिवार या आप खुद अगर उसके लिए उस उम्र के बीच में आते हैं, तो आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। बाबू सर, अब समय हो चुका है। अगर आपका यहाँ 2 चीजें उमेश जी, आपने कहा आपको एक और पंक्ति जोड़ना था वहां पे, जो देर से जुड़ रहे हैं प्रमाण पत्र लेते हैं, कोई मतलब नहीं कहा। मतलब वहां आप दे सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए जो भी करना चाहिए आप कर रहे हैं। कैसे आप फिर 24 घंटों के अंदर उनको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो प्रमाण पत्र
लेने के 24 घंटों के अंदर फिर उस वीडियो को कम से कम एक आधा घंटा देख लें, तभी उसके साथ तालमेल बनता है। आमतौर पे जो भी कोई बड़े बड़े प्रमाण दिखाते हैं, पते के बारे में तो आपको पता है, कोई घटना नहीं हो, प्रमाण मिलते हैं तो वो मेरे सामने अखबारों में फेंक देता हूँ। यहाँ की सबसे बड़ा जो भी था पिछले दिनों में, उसको भी वही डाल दिया मैंने अखबारों में, क्योंकि अखबार को पढ़ा, उसको भी पढ़ा, वहां डाल दिया। इतना तो जरूर कीजिए कि जब आप लिंक दे रहे हैं, जो देर से जुड़कर कि प्रमाण पत्र ले रहे हैं, फिर वो इस वीडियो चैनल के पर जाकर उस वीडियो को देखे, कम से कम उसको समझने की कोशिश करे, तभी उसका मूल्य होगा, अन्यथा नहीं। तो मैंने आज तक कई सारे इंटरव्यूज में लोगों का चयन कहीं कहीं भी अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पे किया है। जो प्रमाण पत्र बड़ी जिज्ञासा से दिखा देते हैं, तो उसी पे सवाल करता हूँ। तो एक सवाल अभी बताना चाहूंगा, तो जरूर, क्योंकि विषय से संबंधित भी है। तो एक उम्मीदवार ने क्या किया, अपना अनुभव का प्रमाण पत्र रखा था। वो पद था अनुवादक का पद, और उनका जो अनुवाद से संबंधित कौशल जो दर्शाया गया, वो एक अखबार का है। और अखबार ने उनको एक प्रमाण पत्र जारी किया था। उन्होंने 8 वर्ष तक अमुक विभाग में अनुवाद का काम, अंग्रेजी और हिंदी के बीच, बहुत बढ़िया था। तो अब मुझे सवाल करना ही था, निश्चित रूप से उसी प्रमाण पत्र के आधार पर मैंने सवाल पूछा। तो आपने उस अखबार के किस विभाग में अनुवाद का काम किया? जो प्रमाण पत्र में था, प्रमाण पत्र केवल हिंदी में था। प्रमाण पत्र में क्या लिखा गया था? विज्ञापन विभाग। तो मैंने इतना ही पूछा, विज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक ही सवाल। वहां कुलपति महोदय भी थे। देखिए, कुलपति महोदय ऐसे छोटे पद के लिए बैठने की जरूरत में बैठे हुए थे। मैंने कहा, कुलपति महोदय, मेरे सवाल पूरे हो चुके हैं और मेरा मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है, तो आगे आप करिए। अब आप समझ गए। तो 8 वर्षीय अनुभव, 4 शब्दों का एक शब्द, जो कि उनके 8 वर्ष का काम है, उससे संबंधित सवाल था। उसका जवाब ना मिलना, आसमान की तरफ देखना, कोई भगवान दे दे आसमान में चमके तो हम बताएं, ऐसी स्थिति होती है। प्रमाण पत्र का मूल्य भी वही हो, जवाब आपके दिमाग में हो तभी प्रमाण पत्र काम करेंगे। जैसे अनुपमा जी ने कहा, मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, मुझे ज्ञान मिल रहा है। प्रमाण पत्र जरूर ले लीजिए, लेकिन जरूर आप आज की इस कार्यशाला के आधार पर प्रमाण पत्र ले रहे हैं, इस कार्यशाला से संबंधित वीडियो भी जरूर देखें। तो जिसके लिए इतना मेहनत करते हुए उमेश जी उस वीडियो को आप सबके समक्ष सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको और एडिट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। अच्छा, दूसरा जो सबकी जिज्ञासा के लिए बताना चाहता हूँ, जो जिस प्रतियोगिता की बात अभी उमेश जी ने कही है, तो उसमें उन्होंने एक शब्द का जो प्रयोग किया, हिंदीतर भाषी, तो वो सबको स्पष्ट होता है। ये जो डेफिनेशन आप बता रहे हैं, हिंदी देश के नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के अलग अलग जो भी अभिकरण, उसमें एक अभिकरण है, उसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। उस हिंदी निदेशालय की ओर से लोग हिंदी भाषी, हिंदी लेखक पुरस्कार देते थे। उसकी परिभाषा में जाकर उनकी हिंदी तर की परिभाषा पढ़िए, चौंक जाएंगे। तो उसमें ये जो 20 भाषाएं बन गई 8वीं अनुसूची में, ये बात नहीं बनी, मतलब पहले 14 थी, तो फिर बढ़ती संख्या 12 हो गई, मांग तो और 47 की है। वो बात छोड़ देते, सीधी सी बात ये है, हिंदी तर भाषी, हिंदी लेखक पुरस्कार और बाकी कुछ और योजनाएं उनकी है हिंदीतर भाषियों के लिए। उसमें हिंदी प्रदेश के लोग, मतलब भूल से या धोखे से नहीं,
कैसे आपको उसमें मैथिली को हिंदीतर माना जा रहा है, मैथिली को हिंदीतर माना जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अब मैथिली को हिंदीतर माना जा रहा है और तमिल को हिंदीतर माना जा रहा है, इसमें काफी बड़ा अंतर है। आपने कहा हिंदी प्रदेश के नहीं होना चाहिए, तो वहां फर्स्ट हो जाए तो आपकी जो सूचना है, आपने मौखिक सूचना लिखित सूचना भी स्पष्ट दे दीजिए तो सही होगा, अन्यथा उस अनुसार देखा जाए। तो आप चाहे तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके अनुसार जो मतलब मैथिली भाषी है उनको भी हिंदीतर माना और उनको उनसे संबंधित सारे लाभ दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद। ये दोनों बिंदु मुझे जोड़ना था जी जरूर, क्योंकि लेट अटेंडेंस पर जी हमारी आभार सर। चिंता के रूप में ना रह के लोगों को जाए, और विशेषकर हिंदीतर शब्द की जो परिभाषा अभी तक है, तो उस परिभाषा में ये भी चीज जुड़ी है, इसलिए वो अपडेशन हम दें। और फिर आप मैं मान लीजिए मैं हिंदीतर हूँ, मैं जुड़ जाऊंगा, मैं यदि 25 साल के अंदर हूँ, मैं चुनौती करूंगा, फिर कहूंगा कि तो मेरी मातृभाषा मैथिली है, तो फिर आपने मुझे कारण नहीं दिया। ठीक है, तो आपकी सर तथाकथित परिभाषा जी, हाँ। यह आयोजन सर राजभाषा विभाग के जो नियम है उसके अनुसार जो विभाजन हुआ है उसी के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। जो पंजीकरण फॉर्म बनाए हैं सर, उसमें इसलिए उन्हीं वहां प्रदेशों पे का नाम है जिनका स्पष्टीकरण नाम से हाँ, सर, तो सर जो मैसेज मतलब वहां पे सर्कुलेट कर देखिए रहे हैं। हिंदी भाषी कह रहे हैं, प्रदेश नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदीतर भाषी कह रहे हैं ना, इसलिए हिंदीतर भाषी। ठीक है, अब क्या होगा, और दूसरा देखिए, अभी रेखा राव जी हिंदीतर भाषी है, वे जाके दिल्ली से राइट दिल्ली में आज घर ले लेंगी, कल आपकी प्रतियोगिता में शामिल हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे हिंदीतर, वो उसका भी डेफिनेशन स्पष्ट हो जाना चाहिए। रेखा राव जी हिंदीतर है, ठीक है, तो ये गई है दिल्ली, दिल्ली में वो 25 साल के अंदर की ही है, मान लीजिए, तो आपकी प्रतियोगिता में शामिल हुई है, तो उसको क्या शर्त दे रहे हैं आप? इसका भी मतलब देखो, तथाकथित अभिकरण जिसका नाम मैंने लिखा, उनके शर्तों में और जो हिंदी प्रदेशों में 15 साल से अधिक समय तक रह रहे हैं, मतलब ऐसे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हिंदी भाषी माने जाएंगे। ठीक, शेखर राव जी यदि दिल्ली में 15 साल से हैं तो हिंदी भाषी मानी जाएंगी, अन्यथा हिंदीतर मानी जाएगी। ये सारी शर्तें हैं, तो इसलिए आपके शर्त क्लियर हो जाए कि बिल्कुल वो सर। हिंदी मान रहे हैं। ठीक है, सर चूंकि यह तो आयोजन हम लोग एक्चुअली रेखा तकनीकी राव रूप जी से कर रहे हैं। पता है नहीं नहीं, रेखा राव जी को पता है मद्रास में 2 तरह के तमिल भाषी है। तो एक आध तमिल भाषी कहते हैं कि हम हिंदी के बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो तथाकथित वर्गीकरण में देखा जाए तो उनका जन्म जीवन पूरा वहां बीतने के बाद यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से वो हिंदी भाषी जैसे हैं, तो हिंदी पर अधिकार है। तो जो यही पैदा होके तमिल प्रदेश में फिर हिंदी में ज्ञानार्जन किया और हिंदी में प्रतिभाधिकार है, उनमें इनमें अंदर होना सहज है। तो इसलिए तथाकथित परिभाषा में कहीं ना कहीं उसी मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ये थोड़ा सा बिल्कुल होना सर। चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर जैसे हम देखते हैं कल में बार में पुरस्कार घोषणा में पुरस्कार जीतने वाले बच्चे फिर वहां पे कौन है, इसलिए थोड़ा सा आपका लक्ष्य यदि हिंदीतर भाषियों को प्रोत्साहित करने का है तथाकथित एजेंसी की, तो फिर वहां पे हिंदीतर का चयन स्पष्ट रूप से हो जाए। बिल्कुल सर, आभार सर। चूंकि सर हम लोग ये तकनीकी रूप से आयोजित कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उसको जब भौतिक रूप में करते हैं तो उसको हम विभाजित करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप में थोड़ी सी समस्याएं इस तरह की हैं हम लोगों के सामने। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, आपने जो सुझाव दिया है उसकी अनुपालना हम करने का पूरा प्रयास करेंगे।
एक बार पुनः सुरेश सर के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और बाबू सर का मार्गदर्शन लगातार इस पटल को प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के निर्देशन में हम तमाम प्रकार के आयोजन कर पा रहे हैं। सर के प्रति भी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी सर लगातार इस पटल को अपनी 100% उपस्थिति से समृद्ध करते हैं। बाद में अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से सर के विचारों को हम लोग सुनते हैं। सर का भी विशेष रूप से आभार। अनुपमा मैम का हमें सहयोग लगातार मिल रहा है, अनुपमा मैम का आभार। इसके साथ साथ बहुत सारे जो आभासी श्रोता हैं अखिल भारतीय स्तर या यूं कहें कि भारत से इतर भी बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो नीदरलैंड, सूरीनाम, त्रिनाड जैसे देशों से लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे इस पटल को समृद्ध कर रहे हैं। आप सभी की सक्रियता को मैं नमन करता हूं और मैं इसी विश्वास के साथ आज के इस कार्यशाला को समाप्ति की तरफ ले जाता हूं कि आप सभी की सक्रियता यूं ही इस पटल पर बनी रहेगी ताकि आप लोग को सीख कर अपनी भाषाओं को तकनीकी के माध्यम से समृद्ध करें और उसके प्रति कुछ करें। सर अनुमति है तो फिर हम कार्यशाला को यहीं पर समाप्त करते हैं सर। जरूर। और मैं ये शुरुआत में जो बताया था दृष्टि से बताया था कि जो नए जुड़ रहे हैं तो उनका परिचय हो जाता है। जैसे एपी के नाम से एक जुड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सर सुन रहे हैं, तो ऐसे कुछ मित्रों का परिचय हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे संध्या जी देखिए कितने दूर से जुड़ी है, अब संध्या जी इस मंच के लिए अपनी है, तो उसी रूप में मित्रों का परिचय हो जाएगा। 1 मिनट हम व्यतीत कर सकते हैं अंत में, तो ताकि वे उनकी अपनी प्रतिक्रिया भी दे। बिल्कुल सर। सर के निर्देशानुसार जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं अगर संक्षेप में अपना परिचय देना चाहें, संभव है कैमरा ऑन करके दें। अगर कैमरा ऑन करना संभव नहीं है तो ऑफ करके भी अपना अनम्यूट करके आप लोग रखें। 5 मिनट में आप लोग परिचय अगर दे दें तो हम एक दूसरे से परिचित हो पाएंगे। और बाकी सर ने यह ज्ञान का महायुग, ज्ञान का महाकुंभ चलाया है जो हम लोगों ने दिसंबर माह में शुरू की थी। आप सभी को पता है कि जनवरी 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था और उसी से हम लोग प्रभावित होकर इस ज्ञान चेतना को बढ़ाने के लिए ज्ञान का महाकुंभ चलाए हैं, जिसमें आप सभी की जो सहभागिता है वो प्रशंसनीय है। आप किसी भी रूप में इस पटल से जुड़ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। जिस भी रूप में आप समृद्ध करना चाहें, जो भी योगदान देना चाहें, आप सभी का स्वागत है। आप सीधे रूप से बाबू सर से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अनुपमा मैम से संपर्क कर सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उसके लिंक लगातार हम चैट बॉक्स में उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ जब आप लोग फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिपुष्टि फॉर्म हमारे तक पहुंचाते हैं तो आपके मेल पे भी हमारे जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसके लिंक आते हैं और फीडबैक फॉर्म भरते हैं। उस समय भी आते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हाँ नहीं। अगर नहीं है तो आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं ताकि हमारी जो तमाम गतिविधियां हैं वह आसानी तक आप तक पहुंच सके तकनीकी के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है। संक्षिप्त में परिचय आप लोग अगर दें तो हम एक दूसरे से परिचित हो सकेंगे। हाँ, सरिता जी देना चाह रही है। सरिता जी माइक ऑन करके बोल। नमस्ते सर, सभी को मेरा नमस्ते। सर मैं भारतीय विद्या भवन स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। तो आप जितने भी वेबिनार हम लोगों के लिए लगाते हैं मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, उसमें मेरे को बहुत फायदा भी होता है। मैं अपने बच्चों को और अच्छे से उनको समझा पाती हूँ, हिंदी से अवगत करा पाती हूँ। वैसे तो मैं हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। हैदराबाद में मैं जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसीलिए तो मेरे को थोड़ा सा पूछना था सर। हमें तो स्कूल में आप जो सर्टिफिकेट देते हैं हम सुनते हैं आपकी कितनी अच्छी जानकारी जो आप देते हैं, लेकिन मेरे को कभी भी सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। तो हमें तो अपना उधर जमा कराना पड़ता है, इसलिए तो सर हम लोग लिखते हैं ना अपनी डायरी में, तो सर पूछते हैं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है क्या। तो उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं रहता है, लेकिन मैं उधर डेट टाइम समय सब कुछ डालती हूँ, लेकिन कोई मेरे पास प्रूफ नहीं रहता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप मेरा संशय दूर करें तो। सरिता जी एक मिनट सरिता जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर तो पता है आप करती हैं। स्क्रीन शेयर कीजिए 1 मिनट के लिए। चैट बॉक्स में जाइए स्क्रीन शेयर करके। वहां पे आपको अपर एरो जो दिखता है बीच में,
सबसे नीचे, उसको क्लिक करने से स्क्रीन शेयर होता है। अच्छा, स्क्रीन शेयर का आपको परमिट कर देते हैं हम लोग, शायद ये परमिट नहीं करेगा। उमेश जी, सरिता जी को आप को होस्ट बना दीजिए, मैं भी जी जी, मैं बना रहा हूँ सर, ढूंढता हूँ। बना दिया सर। हाँ सरिता मैम, आप सरिता जी, स्क्रीन आप शेयर करें जी, त्वरित शेयर कीजिए। आपका समाधान मिल जाएगा आपको। धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद। कीजिए कीजिए, एक अभी बार कीजिए स्क्रीन आप। शेयर करें, अभी सीखना है आपको। स्क्रीन शेयर करना ना। हाँ शेयर कंटिन्यू करो। आप हेलो अब जाइए चार्ट बॉक्स में, हेलो। चार्ट बॉक्स ओपन कर दीजिए। हाँ, हाँ, यस चार्ट सर। बॉक्स में जो लिंक उमेश जी ने डाला था, थोड़ा सा पीछे जाइए, चार्ट दिखेगा, वो लिंक हाँ सर, दिखेगा। मैंने भरा नहीं, है, अभी हर बार मैं कीजिए। भरती हूँ। हाँ, अभी भरिए, आप भर दीजिए। यहाँ उसको कॉपी तो कर लीजिए, क्लिक कीजिए उसको एक बार, हाँ उसको सर, किया। क्लिक उसमें यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड करके आ रहा है, आ लेकिन रहे ये। हैं तो अब आप मेल पर हाँ। जाइए मैम, अब आप आप अपना मेल मेल में जाके बोलिए जो जिस मेल मेल डालना है। आईडी को आपने दिया था उसमें जाके चेक कर लीजिए। ओके आप सर। मेल ओपन कीजिए। हाँ, यदि वहां नहीं है, अभी आप कहते हैं, फिर विकल्प देते हैं, अन्यथा मुझे नहीं ओके आया, सर। कोई चांस नहीं कि हम आपको प्रमाण पत्र दे पाए। समझ गए ना? तो समाधान आपके ओके पास सर। है। हाँ, वो वहाँ चेक कर लीजिए, मेल है क्या देख लीजिए, जो मेल आईडी आपने दिया था। अच्छा, आप मेल एक इसमें बार ओपन मेल करें मैम, बॉक्स, अभी इनबॉक्स में लाइव यदि दिखा नहीं देते हैं है तो हो सकता है। तो आप स्पैम में भी चेक कर सकते हैं, स्पैम जी जी मेल में भी चेक सर, कर। लाइव ही एक बार उनका देख लेता हूँ। जी सर। हाँ जी, आप यहाँ पर क्लिक करें, राइट में लेफ्ट साइड में जो आपके 3 डॉट बने लाइनिंग है, उस पर क्लिक करें, स्पैम फोल्डर में जाएं, नीचे और स्क्रॉल करें, हाँ, स्पैम फोल्डर स्पैम ये स्पैम नीचे में है। क्लिक कीजिए। नथिंग इन स्पैम, नथिंग इन। स्पैम दिख रहे थे, 3 स्पैम दिख नथिंग रहे इन। थे, नथिंग कैसे हो गया? डिलीट कर दिया क्या आपने? हाँ, देखिए वहां 3 स्पैम दिख रहे हैं, उस पे क्लिक कीजिए आप। अभी हाँ देखिए आ गया देखिए, प्रमाण पत्र मैम, लाइव हाँ, है। आपके अभी अभी सामने आया। है। हाँ, कब थैंक आया यू। था? यस सर। नहीं नहीं, कब आया आया था सर, वो? आया। अभी शुरू तो अभी किया, 750। प्रमाण पत्र आ चुका था, वो 755। निकल जाता है। क्लिक कीजिए हाँ, उसको, नो, नो 755। स्पैम बता दीजिए उसको, नॉट स्पैम बता दीजिए, रिपोर्ट नॉट स्पैम, उस पे क्लिक कीजिए, रिपोर्ट्स नॉट स्पैम। ओके। वहां पे दिख रहा है ना मैम, रिपोर्ट नॉट स्पैम, हाँ उसको क्लिक कीजिए। हाँ, क्लिक करने के बाद आप जाइए, मेल आपके इनबॉक्स में जाइए, इनबॉक्स में जाइए, आप है वहां पे, क्लिक कीजिए उस मेल को। हाँ देखिए, इतना संदेश आपके सामने है, इसको नहीं पढ़ती है, प्रमाण पत्र आपके धन्यवाद। सामने, उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, शिकायत करते हैं कि प्रमाण पत्र नहीं देते, हम देंगे ही नहीं 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 प्रमाण। सर, शिकायत कुछ भी नहीं नहीं है सर, सॉरी सर, नहीं नहीं, शिकायत नहीं आपकी है, नहीं, माफ आपकी नहीं, करिएगा। आपकी नहीं शिकायत। आप उमेश जी की शिकायत कर रहे हैं, जो कि 24 घंटे लगे हैं इस काम में। और दूसरी शिकायत ये कि हमने कौशल नहीं सीखी, सबसे बड़ी शिकायत वो है। अब इतनी 40 कार्यशालाएं नहीं, 50 हो चुके हैं कार्यशालाएं, 50 कार्यशालाओं के बाद भी नहीं आप सर। एक छोटा सा कौशल आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसी की हमारी चिंता है। चलिए, सर्टिफिकेट जो मांग रहे हैं उनको हम अपनी नीति की वजह से नहीं दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्वतः आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। कैसे प्राप्त कर ले वो तो बता दिया, तो अब नहीं करें तो क्या है? अब क्या करेंगे सरिता जी, आपको हम एम्बेसडर बनाएंगे, जो शिकायत करते हैं कि हमें प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो उनको ये सबक सर आप शिकायत सिखाएंगे। नहीं है सर, सर नहीं नहीं शिकायत नहीं, नहीं है, पूछ रही आप हूँ बस। शिकायत है, आप अभी तारीफ कर रही है, अगली बार से जो भी शिकायत करेंगे उनको आपके क्लास में भेज देते हैं, आप उनको क्लास ले लीजिए, बताइए कि कैसे प्रमाण पत्र मिलता है। अब स्पैम फोल्डर में ये होता है कि स्पैम में पड़ा रहता है, बाद में वहां से हट जाता है, तो वो मिलेगा ही नहीं आपको, फिर हम क्या करेंगे तब? आपको देखिए, ये संदेश पड़ा रहेगा, जब तक पड़ा रहेगा, जब तब तक आप उसको हटाती नहीं। और प्रमाण पत्र और जहां चाहिए डाउनलोड करके रख लीजिए, आपके उसमें है ना, आप चाहे तो प्रिंट कर लीजिए उसको, जहां चाहे उसको सुरक्षित कर लीजिए, ठीक है?
तो और कोई मित्र कुछ कहना चाहे, परिचय देना चाहे? सरिता जी ने अच्छा परिचय दिया कि भारतीय विद्या भवन में वे शिक्षिका है, तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। और बाकी मित्र जो भी परिचय देना चाहे दे दें। शैलेंद्र जी, आप अपना परिचय दीजिए, आपका स्वागत है। जी नमो नमः महोदय। जी सुन पा रहे हैं महोदय? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार सर, प्रणाम ओके। सर। मैं हरियाणा के कैथल जिला से बिलोंग करता हूँ। तो स्थानीय जो हमारे कैथल जिला में के अंदर इंदिरा गांधी पीजी महिला महाविद्यालय है, उसमें संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। महोदय, मुझे पिछली बार ही आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला फेसबुक के माध्यम से। राजभाषा परिवार से मैं लगभग कोरोना से पहले जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक के माध्यम से एक आध गतिविधि में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन ये जो 2 कार्यशाला मैंने अभी आप लोगों के सानिध्य में की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और भाषा के शिक्षण में यदि ऐसी कार्यशाला प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय के अंदर कम से कम साल में या सेमेस्टर वाइज होती रहें, तो हमारा जो भारतीय भाषाओं का जो लक्ष्य है कि भारत के अंदर अपितु पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार प्रसार हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका ये संकल्प। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आप लोगों का शिव संकल्प है और हम लोग इससे बहुत कुछ सीखें, यही अपेक्षा है। पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और कुछ मेरे लिए कुछ दिशा निर्देश हो सर, मैं उसके लिए आपका आपसे अपेक्षा करता हूँ सर। कुछ जरूर हो सकता है शैलेंद्र तो हम साहब, भी। आप अपना परिचय जो दिया उसके साथ साथ आप अपना नंबर भी यहाँ दे दीजिए हमें चैट बॉक्स में। उमेश जी जी आपको महोदय। छोड़ेंगे नहीं, आप तो जी शिक्षक महोदय, मुझे हैं बहुत अच्छा और लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। निष्ठावान शिक्षक है, निश्चित रूप से आपकी सेवाओं का हम फायदा उठाएंगे। जी महोदय। उमेश जी आपसे संपर्क में आ जाएंगे। जी महोदय, पुनः सर आपको शत शत प्रणाम। जी, चैट बॉक्स में निवेदन है अपना नंबर संपर्क सूत्र हमें सर उपलब्ध कराएं। जी और महोदय। कोई साथी और कोई साथी अगर अपना संक्षिप्त परिचय रखना चाहें, उनकी कोई जिज्ञासाएं हैं पाठ्यक्रम से संबंधित, हमारे जो तमाम आयोजन चल रहे हैं आभासी उससे संबंधित, स्वागत है आप सभी का। आप सीधे तौर पर यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ओके उमेश जी, दोनों सरिता और शैलेंद्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय रहा उनका। एक भारतीय विद्या भवन मेरे ख्याल में हैदराबाद से मानता हूँ, उन्होंने जगह नहीं बताया। भारतीय विद्या भवन देश भर में है। और शैलेंद्र जी हरियाणा से जो एक महाविद्यालय के आचार्य हैं संस्कृत के। तो इन दोनों का हमें गरिमा में परिचय मिला। बाकी जो भी मित्र जुड़े हैं वे बारी बारी से आगे परिचय दे सकते हैं। तो अब उमेश जी समापन की ओर आप बढ़ सकते हैं। शैलेंद्र जी का नंबर मिला है। हाँ, थोड़ा हम लोग शैलेंद्र पढ़ रहे थे, सलींद्र लिखा सर ने, तो आप तो उसका नोट कर लीजिए आप और समापन की घोषणा कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार। जिन 2 हमारे आभासी श्रोताओं ने अपना संक्षिप्त परिचय रखा उनका विशेष रूप से आभार। हम सभी आपकी आगे मतलब हमारे जो आयोजन होंगे उसमें हम आपका सहयोग मानेंगे कि हमें प्राप्त होगा किसी भी रूप में, चाहे वक्ता के रूप में या अन्य जो रूप है, चाहे संचालक के रूप में। और इसी के साथ हम आज की इस राष्ट्रीय कार्यशाला का यहीं पर समापन करते हैं साथियों, और अगले सप्ताह फिर नए वक्ता के साथ नए विषय पर हम सभी इसी लिंक के माध्यम से 6 बजे उपस्थित होंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे।
एक बार बाबू सर, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा सर, अनुपमा मैम और जो तमाम हमारे विद्वान श्रोता जुड़े थे, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला का यहीं पर समापन चंद्रा करता जी हूँ। के प्रति सबको भी नमस्कार। धन्यवाद। जी, सबको नमस्कार। आज हम लोगों के लिए विशेष अवसर था क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी था। पूरे भारत में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई है, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।